सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिग डेटा एनालिटिक्स की यूनिट 2। अब तक हमने यूनिट 1 जो है कंप्लीट कवर कर ली थी, जिसके अंदर हमने वन शॉट यानी कि कंप्लीट सिलेबस और पीवाई की सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लिया था। जो हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स है वो हमारा डेटा साइंस के अंदर भी आता है और हमारा सीएस के अंदर भी आता है। सीएस के अंदर हमारा जो बिग डेटा होता है या फिर हमारा एआई के अंदर भी बिग डेटा होता है। तो दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक इधर से उधर है, बट जो है नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको बिग डेटा देखता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले हम वो बात कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। तो यूनिट 2 है हमारी हडूप एंड मैप रिड्यूस। तो इसके अंदर हम हडूप के बारे में पढ़ रहे होंगे। वैसे हमने यूनिट 1 के अंदर भी हडूप को देख लिया था कि बेसिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। तो इसके अंदर हम हडूप की हिस्ट्री, अपाचे हडूप, देन एसडीएफएस को हम डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है। फिर हम पार्ट बी के अंदर मैप रिड्यूस को देखेंगे और फिर मैप रिड्यूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फॉल्ट टॉलरेंस, फेलियर, जॉब शेड्यूलिंग और उसके टाइप्स, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। पूरी वर्किंग देख रहे होंगे। और मैंने हर टॉपिक के आगे ये भी मेंशन कर दिया कि कौन सा टॉपिक कितनी बार पीवाईक्यू में आया है। जैसे कि हमारा एसडीएफएस जो है 3 बार पीवाईक्यू में आया है, इकोसिस्टम जो है हडूप का वो हमारा 2 बार पीवाईक्यू में आया है। ऐसे ही हम इस वीडियो के अंदर टोटल जो टॉपिक्स हैं वो 16 कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो पीवाईक्यूज हैं वो हम नहीं, टोटल जो हमारे टॉपिक्स हैं वो 16, हाँ 16 हैं, ठीक है। और अगर आप टोटल पीवाईक्यूज देखोगे ना, 2 2 3, तो ये भी हमारे टोटल कितने हैं, 16 हैं, ठीक है। तो हम टोटल टॉपिक 16 और टोटल पीवाईक्यू 16 जो है कवर कर रहे होंगे। जो भी हमारा पीवाईक्यू ज्यादा बार एग्जाम में मतलब ज्यादा बार आता है तो उसको ज्यादा आपको जो है क्या देना है, टाइम देना है, ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस देनी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है, जैसे कि आपसे एक भी ऐसी बढ़िया बढ़िया जो इंपॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियो है वो मिस आउट ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हडूप की हिस्ट्री क्या है। देखो हडूप का हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख लिया था, ठीक है। आपको पता होगा हडूप के बारे में। हडूप हमारा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्या करते हो, बिग डेटा को जो है प्रोसेस करते हो, एनालाइज करते हो, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकालते हो, ठीक है। और यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। इतना बस मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। अगर आपने नहीं देखा हडूप को तो यूनिट 1 देख लेना, ठीक है। तो चलो हिस्ट्री से याद करते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हडूप नहीं था, जब बिफोर हडूप की बात करें, तो जब हमारा डेटा जो है बहुत तेजी से जो है ग्रो करने लग गया, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया आया, आईओटी डिवाइसेस आए, तो हमारा जो डेटा है वो बहुत तेजी में ग्रो करने लग गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे, जहां पर हमारा रॉ और कॉलम में जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता था, वो हमारे उसे जो है हैंडल नहीं कर पाए। इस वजह से जो हमारा हडूप है वो हुआ, मतलब कि हडूप का जो बर्थ है वहां पर हुआ, ठीक है। तो हडूप क्या करता है, बिग डेटा को इजीली जो है एनालाइज कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा हडूप आया। यहाँ पर हम देखेंगे कि हडूप की माइलस्टोन क्या क्या थे हिस्ट्री के अंदर, मतलब कैसे कैसे वो स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे बना, ठीक है। तो वो हम स्टेजेस को देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेज था, देखो हडूप के बनने में याहू और जो गूगल है दोनों का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। सबसे पहले हमारा गूगल ने लॉन्च किया गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि हमारी जो जो पूरा बड़ा डेटा था उसे स्मॉल स्मॉल चंक्स के अंदर, फाइल्स के अंदर क्या कर दिया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। और हर एक फाइल को क्या किया जाता था, मल्टीपल मशीन्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता था। तो गूगल फाइल सिस्टम ऐसा था। इसी से जो हमारे हडूप के अंदर एसडीएफएस आता है, अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे एसडीएफएस को, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो हडूप की मतलब बिग डेटा जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होके वो डेटा हमारा क्या होता है, अलग अलग मशीन्स पे डिवाइड होता है और वहां पर प्रोसेस होता है। वैसे ही गूगल फाइल सिस्टम में क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम था। और ये क्या करता, गूगल ने डेवलप किया था, ये क्या करता था, वेरी लार्ज फाइल्स को मल्टीपल मशीन्स पे क्या करता था, स्टोर करता था, ठीक है। और स्टोर करता था कैसे, डेटा रेप्लिकेशन के थ्रू। यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस रहता था, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज रहता था। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो हमारा बड़ा सा डेटा है उसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, या फिर बड़े डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाई और उसे अलग अलग मशीन के अंदर स्टोर कर दी, जिससे कि अगर कोई भी फॉल्ट आता है एक मशीन के अंदर तो हमारा जो डेटा है वो सेफ रहे, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे गूगल फाइल सिस्टम से हमारा जो हडूप है वो इंस्पायर्ड हुआ और उसने एसडीएफएस जो है बिल्ड किया, ठीक है। क्लियर है, ये पार्ट हमारा क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा गूगल मैप रिड्यूस पेपर। गूगल ने एक हमारा रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया जिसका नाम था मैप रिड्यूस, ठीक है। अब ये जो हमारा गूगल ने जो है प्रोड्यूस किया, ये हमारा क्या था, एक मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल था, ठीक है। मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल हमारा कुछ ऐसे है कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। मैप के अंदर तो हमारा जो डेटा है वो की वैल्यूज के अंदर जो है इंटरमीडिएट जो है डिवाइड होता है। और फिर
क्या होता है कि रिड्यूस के अंदर वो जो की वैल्यूज हमें पेयर मिले हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उस पे प्रोसेस करते हैं। जो भी हमारा समेशन है, जो भी आपका मतलब क्या बोलते हैं टेक्निक है, वो आप लगाते हो, और जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाता है कंबाइन होके। तो मैप रिड्यूस हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है, ठीक है। मतलब कि पहले तो की वैल्यूज पेयर के अंदर उसे डिवाइड करेगा डेटा को, ठीक है, और फिर उन की वैल्यूज पेयर पे जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप करोगे रिड्यूस फेस के अंदर, ठीक है। तो मैप रिड्यूस ऐसा कुछ होता है। तो गूगल ने अपना जो मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था इस रिसर्च पेपर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे शोड हाउ टू प्रोसेस यूज डेटा इन पैरेलल, इसने बताया कि कैसे आप बड़े डेटा को, यूज डेटा को पैरेलली जो है प्रोसेस कर सकते हो, और आप कैसे कमोडिटी हार्डवेयर यानी कि जो सस्ते हार्डवेयर होते हैं उसे यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि आपको देखो बहुत बड़ा डेटा है, तो वहां पर अगर आप महंगे महंगे हार्डवेयर लेने जाओगे तो वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे, ठीक है। और देखो ऑब्वियस सी बात है कि महंगे तो पड़ेंगे, बट डेटा वो कर देंगे प्रोसेस, ठीक है। बट यहाँ पर आप इतना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको क्या है कमोडिटी हार्डवेयर का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जो बिग डेटा है उसके अंदर फेलियर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा हमारा अलग अलग फॉर्मेट से आता है, तो फेलियर्स के चांसेस जब बहुत ज्यादा होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा हार्डवेयर जो है वो भी फेल कर सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, कम्युनिटी हार्डवेयर का यूज करते हो कि अगर फेल भी हो गया और तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे क्या करते हो, रेप्लिकेशन का यूज कर लेते हो, डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखते हो सेम डेटा को। जिससे क्या होता है कि अगर आपका एक मशीन जो है फेल हो जाती है तो आपका डेटा जो है लॉस नहीं होता, ठीक है। और यहीं से ये जो हमारा गूगल मैप रिड्यूस पेपर जैसे ही गूगल ने जो है रिलीज किया था, वहीं से हमारा है हडूप्स मैप रिड्यूस जो है बन पाया, ठीक है, उस पे ही बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डॉग कटिंग एंड याहू। अब डॉग कटिंग कौन थे, डॉग कटिंग हमारे क्रिएटर थे अपाचे हडूप के। हडूप की फुल फॉर्म होती है अपाचे हडूप, ठीक है। बट जो हमारा डॉग कटिंग थे वो चाहते थे कि जो हमारा वर्ड है, जो भी मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा इस तरीके से बन पाए कि जो हर किसी के मुंह पर उसका नाम रहे और हर कोई उसे याद कर सके, जैसे कि पाइथन है, ठीक है। तो वो क्या है कि काफी इजीली आपको याद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सिमिलर है किसी भी एनिमल से, ठीक है। ऐसे ही हमारा हडूप जो है वो हमारा एलिफेंट से जो है सिमिलर है। जो हमारे क्रिएटर थे डॉग कटिंग, उनके सन के पास जो है, उनके जो बेटा था उसके पास टॉय था एलिफेंट, ठीक है। और एलिफेंट की अगर आप जो वो देखोगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान लो कि वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, रिसाइलेंट होता है। वैसे ही हमारा हडूप होता है, तो उन्होंने क्या किया, हडूप नाम इसका रख दिया। और आप इसका लोगो भी देखोगे तो वहां पर आपको एलिफेंट जो है दिख जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें याहू की, तो याहू का हमारा बहुत बड़ा रोल था कि जो हमारा हडूप है उसे लार्ज स्केल तक पहुंचाने में, ठीक है। जो याहू है उसने यूज किया हडूप को अपने सर्च इंजन के अंदर, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, जिससे कि जो हडूप है उसे बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी मिली और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन मिला। हेल्प हडूप बिकम एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, और हडूप को याहू ने हेल्प किया कि जिससे वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बन सका। और वो मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हडूप हमारा बहुत काफी बड़ा बन गया, ठीक है। और बहुत जगह पर वो वाइडली जो है अडॉप्ट होने लगा, जिससे कि हर कोई उसे यूज कर पाए और हडूप बड़ा बन पाया, ठीक है। तो वाई हडूप क्रिएटेड, जिससे कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑलरेडी हमने यूनिट वन के अंदर जो है कवर कर लिया है कि हडूप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वही आपको यहाँ पे लिखनी है कि हडूप हमारा जो है बिग डेटा को इजीली जो है प्रोसेस कर लेता है, एनालाइज कर लेता है, हैंडल कर लेता है, ठीक है। और हडूप हमारा फॉल्ट टॉलरेंस है, उसके अंदर स्केलेबिलिटी है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो हिस्ट्री आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले क्या है, फाइल सिस्टम आया जिससे हमारा एसडीएफएस बना, फिर हमारा मैप रिड्यूस पेपर आया जिससे हमारा हडूप का मैप रिड्यूस बना, फिर हमारे जो कटिंग थे उन्होंने क्या किया, उसका नाम चेंज किया, और याहू जो था उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी हडूप की, ठीक है, उसे पॉपुलर होने में, बड़ा होने में। तो ये थी हमारी हिस्ट्री, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अपाचे हडूप। जो हमने हडूप के अंदर पढ़ा वही हमारा अपाचे हडूप के अंदर आ जाएगा। अपाचे हडूप क्या है कि हमारा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा प्लेटफॉर्म है, आप मतलब देखो फ्रेमवर्क कह लो, प्लेटफॉर्म कह लो, ये क्या करता है बेसिकली, बिग डेटा को हैंडल करता है, ठीक है। डेट अलाउस डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारा काम होगा, ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डेटा है वो अलग अलग स्टोरेज पर रहता है और अलग अलग जो है प्रोसेस हो रहा होता है, फिर कंबाइन हो जाता है
लास्ट में जब आपको रिजल्ट चाहिए होता है। ऑफ लार्ज डेटा सेट अक्रॉस क्लस्टर ऑफ लो कॉस्ट कंप्यूटर। क्लस्टर मतलब कि ग्रुप्स, हमारे जो लो कॉस्ट कंप्यूटर कम्युनिटी हार्डवेयर के जो हमारे क्लस्टर्स होते हैं, वहां पर जो है ये इजीली प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, क्लियर है अपाचे हडूप हमारा। अब यहाँ पर आप जो है क्या क्या मेंशन कर सकते हो अपाचे हडूप, आपसे अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये मेंशन कर सकते हो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था बिग डेटा को, तो वो प्रॉब्लम्स को हमने यूनिट वन के अंदर देखा था। फिर आपको बताना है कि हडूप की क्या क्या नीड थी, तो वो भी हमने यूनिट वन के अंदर कवर किया हुआ है। तो ठीक है, आप देख सकते हो। और इस यूनिट के अंदर भी, यूनिट टू हमारी काफी डिले हुई है मुझे पता है, और इस यूनिट के अंदर भी मैं जो है आपको इतने सारे टॉपिक्स करवा दूंगा कि आगे की जो यूनिट्स है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी, और आगे की यूनिट के भी काफी सारा टॉपिक जो है इसके अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सिलेबस यार बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज देख लें, तो इसका जो पीवाईक्यू आया था, की फीचर्स ऑफ अपाचे हडूप, तो की फीचर्स हमारे दो नंबर में आए थे कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है प्रोसेसिंग कर पाता है, ये स्केलेबल होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है कि अगर कोई भी मशीन हार्डवेयर जो है हमारा खराब हो जाए, ठीक है, कोई भी टास्क हमारा जो है फेल हो जाए, तो वो इजीली जो है काम कर पाता है। और कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि कमोडिटी हार्डवेयर का यूज कर रहा है, लो कॉस्ट हार्डवेयर का यूज कर रहा है, तो वो काफी लो कॉस्ट पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे की फीचर हो गए अपाचे हडूप के। अपाचे हडूप जस्ट क्या है, फुल फॉर्म है हडूप का। ठीक है, फुल नेम है, सॉरी। हडूप जो है हमारा ऐसा नहीं है कि अकेले काम कर रहा होता है, मतलब कि पूरा एक हडूप है उसके अंदर ही सब काम हो जाएगा। आपको बहुत सारे अलग जो हमारे एक्स्ट्रा सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनका आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हडूप इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि ऐसा होता है हडूप इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये तो हडूप है। ठीक है, हडूप के अंदर तीन पार्ट होते हैं, मैप्रेड्यूस, यार्न एंड हडूप एसडीएफएस। ठीक है, जो हमारा फाइल सिस्टम होता है, ये हमारा क्या हो गया, हडूप हो गया। बट हडूप को सपोर्ट करते हैं कौन कौन, स्कूप, फ्लूम, क्लॉडेरा, हाइव, पिग, मेहाउट, ये सब क्या है, इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या है देख रहे होंगे कि ये साथ में मिलकर कैसे काम करते हैं, और हर एक जो हमारा टूल है, हर एक जो हमारा कंपोनेंट है, वो क्या क्या हडूप को अपनी जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहा होता है। ठीक है, फैसिलिटी क्या दे रहा होता है। तो देखो, इकोसिस्टम क्या है हमारा, हडूप इकोसिस्टम ये हमारा कलेक्शन है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का, जिससे कि वो साथ में काम कर पाए। और हडूप क्या कर सकता है, स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इफिशिएंटली। इन सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का जो हडूप है वो यूज करके स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है लार्ज वॉल्यूम डेटा को। ठीक है, अब हडूप इकोसिस्टम प्रोवाइड एंड टू एंड बिग डेटा सॉल्यूशन, मतलब कि बिग डेटा जो है काफी बड़ा है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, हडूप सारी चीजें अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए हडूप इकोसिस्टम का यूज होता है, जिससे कि बिग डेटा का एंड टू एंड मतलब सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल पाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो, वाई हडूप इकोसिस्टम इज नीडेड। ठीक है, सो हमारा जो हडूप है वो अकेला जो है क्या क्या है, एक तो एसडीएफएस है और मैप रेड्यूस है, और ये जो हमारा यान होता है ये हमारा मैनेजर पार्ट होता है, इन दोनों को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, इट इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है जिससे कि क्वेरी डेटा इजीली, मतलब कि आप इजीली जो है एक्सेस कर पाओ उस पे, मतलब कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर पाओ, वो आप हडूप से नहीं कर पाते। ठीक है, आप डेटा को जो है डिफरेंट सोर्सेज से इग्नेस्ट यानी कि मतलब ला नहीं सकते। ठीक है, मैनेज नहीं कर सकते रिसोर्सेज को, रियल टाइम डेटा को हैंडल नहीं कर सकते। अब मतलब अलोन हडूप के साथ, अकेला हडूप ये सारे काम नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे सपोर्टिंग टूल्स जो हैं वो ऐड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे आपको जो है ये डायग्राम बनाकर आना है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जो है हमारा, यहाँ पर हमारा फ्लूम जो है डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है, स्कूप हमारा डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, और हमारा हिव एसक्यूएल क्वेरी के लिए यूज होता है, पिग हमारा स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है, मेहाउट हमारा क्या है, मशीन लर्निंग जो है, अगर आपको मशीन लर्निंग लगानी है अपने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर, तब आप मेहाउट का यूज करते हो। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे टूल्स जो हैं इनको हम आगे अभी डिटेल में देखते हैं, और आपको बताता हूँ कि एक एक टूल हमारा किस किस काम के लिए आता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो कोर कंपोनेंट्स है इनके बारे में तो देखो आपको पता ही है, और हम इस वीडियो के अंदर और हम आगे देख रहे होंगे इनके बारे में, तो आप इनके बारे में इजीली लिख लोगे। ठीक है, बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बात करेंगे सपोर्टिंग कंपोनेंट्स की। बट अगर इकोसिस्टम आता है, ठीक है, हडूप इकोसिस्टम, तो आपको इनको कोर को भी समझा कर आना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग कंपोनेंट की। सबसे पहले आता है हमारा हिव। ठीक है, हिव बोलो, हाइव बोलो, ये हमारा क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग टूल है, मतलब कि अगर आपको बहुत सारा डेटा जो है उस पर कोई भी क्वेरी परफॉर्म करनी है, आपको डेटा चाहिए। ठीक है, तो आप जो है हिव क्वेल, जैसे एसक्यूएल होता है ना हमारा, एसक्यूएल की तरह ऐसे हमारा हिव क्वेल होता है, उसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हो, क्वेरीज को मतलब ला सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप क्वेरी कर सकते हो, आप क्वेश्चन जो है वहां पर डालकर अपना डेटा जो है मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये हमारा यूज होता है नॉन प्रोग्रामर्स के द्वारा, या ये क्या करता है कि देखो, क्वेरीज जो है हमारी मैप रिड्यूस जॉब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर मैप रिड्यूस क्या करता है, उसे इजीली प्रोसेस करता है और आपको डेटा लाके दे देता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पिग।
पिग जो है हमारा, ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग टूल है। मतलब कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक फॉर्मेट के अंदर या फिर इजी फॉर्मेट के अंदर, जिसमें भी इजीली हमारे जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म हो पाए। और ये हमारे ईटीएल ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म होता है, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा को, ट्रांसफॉर्म करने के लिए डेटा को, लोड करने के लिए डेटा को, ये जो है यूज हो रहा होता है पिग हमारा। ठीक है, तो पिग हमारा स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है। क्लियर है आपको ये हमारा? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एच बेस। एच बेस जैसे कि यहाँ पर हमारा एसक्यूएल लाइक क्वेरीज का यूज करे थे, यहाँ पर हमारा एच बेस जो होता है हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा को स्टोर करता है, रैंडम एक्सेस डेटा जो है आपको मतलब आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो डेटा को। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारा रियल टाइम डेटा होता है ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारा अनस्ट्रक्चर होता है, सेमी स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए हमारा एच बेस जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूप। ठीक है, अब जो हमारा स्कूप है और जो हमारा फ्लूम है, ठीक है, दोनों ही हमारी डेटा कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बट जो हमारा स्कूप है वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा जो है उसे कलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या करता है, आरडीएमएस जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उससे डेटा को इंपोर्ट करता है हडूप के अंदर, और हडूप से डेटा को एक्सपोर्ट करता है आरडीएमएस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा के लिए यूज होता है, और फ्लूम हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज होता है, जहां पर भी स्ट्रीमिंग डेटा होता है उसको ये क्या कर रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऊजी। ठीक है, ऊजी हमारा वर्क फ्लो शेड्यूलर होता है। ये क्या करता है, हडूप की जितनी भी हमारी जॉब्स हैं, ठीक है, मतलब रिलेटेड जो हमारे टास्क होते हैं उनको आप एक मिलाकर जॉब कह सकते हो। ठीक है, तो उस जॉब को क्या करता है, ऑटोमेट करता है, इजीली अपने आप वो काम कर सके। ऑटोमेट मतलब कि अगर जॉब हमारी फेल हो जाती है, ठीक है, तो उसे री जो है ट्राई करेगा। ठीक है, वो इजीली रिक्रिएट हो सके। ठीक है, वो सब काम करेगा ऊजी। ये मतलब क्या करता है, जॉब ऑर्केस्ट्रेशन का काम करता है, मतलब कि मैनेजमेंट का काम करता है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर आता है हमारा जू कीपर। जू कीपर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज हैं, जो कि मैप रिड्यूस है, एसडीएफएस है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा हमारा पैरेलली जो है प्रोसेस हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है इजीली, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारी अलग अलग सर्विसेज हैं। ठीक है, एक तो हमारी एसडीएफएस मैप रिड्यूस हो गई, ऐसी हमारी फ्लूम हो गई, ऊजी हो गई, और हमारी स्कूप हो गई, एच बेस हो गई, ये सब हमारी अलग अलग सर्विसेज हैं। उन्हें क्या करता है ये, और सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, इजीली वो सिंक्रोनाइज रहे, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और ऐसा लगे कि हमारा जो टास्क है वो मतलब शेड्यूल में चल रहा है। ठीक है, तो जू कीपर का ये काम होता है। ये जो थे हमारे सपोर्टिंग टूल्स थे। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट दो टूल्स आते हैं, एक होता है हमारा क्लाउडेरा, एक होता है हमारा मेहाउ। अब क्लाउडेरा क्या है, क्लाउडेरा एक हमारा कोई टूल नहीं है, क्लाउडेरा एक हमारी कंपनी है। ठीक है, जो कि आपको क्या करती है, सिर्फ हडूप के कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करती है, ये आपको रेडीमेड हडूप का पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। आप इजीली जो है पूरा का पूरा जो हडूप है, हडूप के इकोसिस्टम टूल्स हैं, सिक्योरिटी है, मैनेजमेंट है, उन सबको क्या कर सकते हो, इजीली जो है यूज कर सकते हो। एक पैकेज आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। ठीक है, इन अ वन बंडल। ठीक है, तो ये हमारा क्लाउडेरा होता है, मतलब ये क्या है, कंपनी है जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट हडूप इकोसिस्टम प्लस सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, क्लियर है? अब आता है हमारा मेआउट। मेआउट हमारा एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसको जो कि आप हडूप के ऊपर यूज करते हो, जैसे कि हमारा अमेजोन है, वो हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए यूज करता है। मेआउट के अंदर क्या क्या होता है, मशीन लर्निंग भी होती है और हमारा हडूप भी होता है। ठीक है, तो मेआउट रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए, क्लस्टरिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, जो भी हमारे मशीन लर्निंग के लिए जो यूज होते हैं, मशीन लर्निंग जो जो कर पाती है, उसके लिए हमारा मेआउट जो है वो यूज होता है। ठीक है, क्लियर है हमारा मेआउट तक? अब ये हमारा था कंप्लीट जो हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमने इन सबको अच्छे से समझ लिया, कोई भी आपका जो है ये कंपोनेंट छूटा नहीं है। ठीक है, अब इसके हमारे जो पीवाईक्यू में आए थे वो क्या कहते हैं, देखो मैं साथ के साथ पीवाईक्यू कवर कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर पूछा गया था कि कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा हडूप इकोसिस्टम का प्रॉपर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो। तो जो मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया है वही आपको यहाँ पे समझाना है। यहाँ पर था कि एक्सप्लेन वेरियस इकोसिस्टम कंपोनेंट यूज इन हडूप, तो आपको सारे कंपोनेंट्स को जो है यहाँ पर समझाना है, बिल्कुल सेम, दोनों का ही आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, आपको डायग्राम भी जरूर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा हडूप का बहुत इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है, HDFS। ठीक है, ये क्या है, हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारे विंडोज के अंदर NTFS होता है। ठीक है, लिनक्स के अंदर EXT होता है, और हमारा मैक के अंदर मैक FS होता है। ये हमारे क्या है, स्टैंड अलोन फाइल सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, और ये हमारे सारे यूज होते हैं, आपने यूज किए होंगे, अपने इसमें से कोई ना कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर ही रहे होंगे आप। बट हमारा जो HDFS होता है, S3 होता है, CFS होता है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, फाइल्स को अलग अलग स्टोरेज पे स्टोर कर रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे कि फॉल्ट टॉलरेंस बना रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो HDFS एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है
store very large files across multiple machines while providing high fault tolerance and high throughput। ठीक है, जिससे कि आपका जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो बहुत हाई रहे, मतलब कि कोई भी अगर मशीन फेलियर वगैरह होता है आपका डेटा लॉस ना हो, थ्रूपुट हाई रहे, आप जो बड़ा सा बड़ा आपका डेटा है उसमें से अच्छे से हाईली स्पीड में जो है प्रोसेस कर पाओ। ठीक है, आपको अच्छे से आउटपुट मिल पाए। तो इसके लिए ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, जिससे कि लार्ज फाइल्स को अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स पे स्टोर कर पाए। ठीक है, अब आता है हमारा, ये क्या करता है, मल्टीपल मशीन्स पे डेटा को स्टोर करता है, डेटा को रेप्लिकेट करता है, मतलब कि उसके डुप्लीकेट जो है वो बनाता है फाइल्स, ऑटोमेटिकली हैंडल करता है फेलियर्स को, और लो कॉस्ट हार्डवेयर को यूज करता है इस सब कामों के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब एसडीएफएस का आर्किटेक्चर हम देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर, बट हम पहले समझेंगे कि हडूप का आर्किटेक्चर क्या होता है। हडूप हमारा पूरा का पूरा काम करता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे। ठीक है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है कि मास्टर एक होता है हमारा जो कि पूरा का पूरा हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, शेड्यूल कर रहा होता है, समझा रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, और हमारा जो स्लेव होता है वो क्या कर रहा होता है, पूरी के पूरा काम कर रहा होता है, जो एक्चुअल वर्क होता है वो हमारा स्लेव कर रहा होता है। ठीक है, स्लेव क्या करता है, हार्ट बीट भेज रहा होता है मास्टर को कि भाई मैं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, हार्ट बीट भेज रहा होता है कि अभी हमारा जो डेटा नोड है वो हमारा मतलब जिंदा है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। तो मास्टर हमारा ये ऊपर होता है और स्लेव हमारे नीचे होते हैं। ठीक है, अब मैप रिड्यूस के अंदर जो हमारे दो पार्ट होते हैं वो होता है हमारा एक टास्क ट्रैकर और एक होता है हमारा जॉब ट्रैकर। अभी बहुत इजीली समझो। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं, हडूप का आर्किटेक्चर देख रहे हैं, मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारा हडूप है, जो हमारा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, प्लेटफॉर्म है, उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा मास्टर, नहीं, एक होता है हमारा मैप रिड्यूस और एक होता है हमारा एसडीएफएस। और ये हमारा किस आर्किटेक्चर पे काम करता है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है। मास्टर क्या करते हैं, मास्टर नोड हमारे मास्टर होते हैं, मतलब कि जैसे आपकी ओनर होता है ना कंपनी का, आप समझ लो, या फिर सीईओ होता है। ठीक है, वो मैनेजर होता है। ठीक है, मैनेजर की तरह समझ लो, जो कि क्या करता है, एम्प्लॉय से काम करवा रहा होता है। ठीक है, ये काम करना है, तो मास्टर नोड ये होता है। और जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो हमारे स्लेव होते हैं, जो कि ये जो भी काम देगा उसे मान रहे होंगे और इसे अपडेट दे रहे होंगे, जो भी काम कंप्लीट हो गया या फिर नहीं हुआ या फिर ये फेल हो गए। ठीक है, तो वो उसका अपडेट दे रहे होंगे मास्टर नोड को। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमारा जो मैप रिड्यूस होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, टास्क ट्रैकर एंड जॉब ट्रैकर। एसडीएफएस जो होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, डेटा नोड और नेम नोड। जो हमारा मैप रिड्यूस होता है इसके अंदर जो हमारा मास्टर नोड होता है, देखो ये दो दो पार्ट है ना, इसके अंदर एक हमारा मास्टर नोड होगा, एक हमारा स्लेव नोड होगा। एसडीएफएस के अंदर जो हमारा मास्टर नोड होता है वो होता है नेम नोड। नेम नोड क्या करता है, हमारा जितना भी फाइल का मेटा डेटा है, ठीक है, पाथ है, नेम है, इन सबको क्या करता है, ट्रैक करता है, रखता है उन्हें। ठीक है, मतलब एक्चुअल डेटा को नहीं रखता, ये सिर्फ उसके नाम को, पाथ को, इन सबको रख रहा होता है। ठीक है, किस मशीन पे स्टोर है उसको रख रहा होता है। और हमारा जो डेटा नोड है, एसडीएफएस का दूसरा पार्ट क्या है, डेटा नोड, ये हमारा एक्चुअल डेटा जो है उसे स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, अब मैप रिड्यूस के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा जॉब ट्रैकर और एक होता है हमारा टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर क्या करता है, चीजों को मैनेज कर रहा होता है, शेड्यूल कर रहा होता है। ठीक है, और टास्क ट्रैकर क्या करता है, एक्चुअल जो हमारा टास्क है उसे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गए। मास्टर नोड हमारा ऐसे होता है ऊपर, इसके अंदर दो दो पार्ट आपको दिखाने हैं, और स्लेव नोड के अंदर सिर्फ जो हमारे स्लेव्स हैं, जैसे कि एक हमारा टास्क है, ठीक है, जैसे कि एक टास्क है तो उसको एक टास्क ट्रैकर दे दिया, एक डेटा नोड दे दिया, तो एक टास्क के लिए ये हमारा नोड बन गया स्लेव। ठीक है, दूसरे टास्क के लिए ये बन गया, तीसरे टास्क के लिए ये बन गया, तीसरे चौथे टास्क के लिए ये बन गया। तो अलग अलग टास्क को अलग अलग टास्क ट्रैकर एंड डेटा नोड अलोकेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा हडूप का पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब हम एचडीएफएस का आर्किटेक्चर समझेंगे तो उसके अंदर हमारे सिर्फ दो पार्ट आएंगे। एचडीएफएस के अंदर क्या है, डेटा नोड एंड नेम नोड, ये दोनों कैसे काम करते हैं पहले हम वो देखेंगे, देन हम आगे मैप रिड्यूस को देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो एचडीएफएस को अच्छे से समझते हैं। एचडीएफएस का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो, एचडीएफएस का आर्किटेक्चर बहुत ईजी है और आपको इजीली समझा भी दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट होता है, ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब होता है यहाँ पर कोई इंसान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूजर इंटरफेस, कि यूजर किससे इंटरेक्ट कर रहा है। यूजर ने कोई क्वेरी दी तो क्लाइंट आएगा, नेम नोड पे और डेटा नोड पे काम करेगा। ठीक है, वो कैसे काम करेगा उसी को हम इसके अंदर अच्छे से समझेंगे। एसडीएफएस क्या करता है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जैसे कि हडूप के अंदर था। ठीक है, उसी का तो पार्ट है ये। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं अच्छे से। जैसे कि क्लाइंट के पास आपने कोई भी रीड ऑपरेशन के लिए भेजा, ठीक है, मतलब कि आप क्या करते हो, रीड ऑपरेशन के लिए भेजा आपने कि ये जो है फाइल, ये डेटा जो है मुझे रीड करके दे दो। तो क्लाइंट क्या है, नेम नोड के पास जाएगा, उसकी जो भी आपने डेटा दिया है वो कहाँ पे स्टोर है उसे फाइंड आउट करेगा मेटा डेटा से, आपको मेटा डेटा मिल जाएगा, फिर आप इजीली यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है वहां पर जाकर आप रीड कर पाओगे। ऐसे ही आपने क्लाइंट को राइट के लिए दिया तो वो पहले मेटा डेटा लेगा, वहां से फाइल को क्रिएट करेगा और फिर डेटा नोड पे जाकर क्या करेगा, राइट करेगा। ठीक है, इस तरीके से काम हो रहा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि रैक क्या होता है।
देखो, ये हमारे क्या है डेटा नोड्स हैं, ये हमारे क्या है सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स के अंदर हमारे ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर स्टोर हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे एक्चुअल डेटा होते हैं। रैक होती है हमारी मल्टीपल सिस्टम्स को अगर आप मिला दो, ठीक है। मतलब जैसे आपने सर्वर हाउसेस वगैरह देखे होंगे, तो सर्वर्स हमारे एक रैक के अंदर, एक अलमारी के अंदर बहुत सारे सर्वर्स जो है स्टोर होते हैं। एक अलमारी को आप रैक कह सकते हो जिसके अंदर हमारे मल्टीपल सिस्टम्स है। ऐसी दूसरी रैक को आप दूसरी अलमारी कह सकते हो जिसके अंदर हमारे मल्टीपल सिस्टम्स है। ऐसे ही यहाँ पर हमारी एक रैक है जिसके अंदर दो सिस्टम है, यहाँ पर हमारी दूसरी रैक है जिसके अंदर दो सिस्टम है। हर सिस्टम के अंदर हमारे अलग-अलग ब्लॉक्स जो हैं स्टोर हैं, और यहाँ पर जो है ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। सब अभी मैं जो है रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन को डिटेल में समझा रहा हूँ आगे, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा होता है। बस मैं यहाँ पर जो है एसडीएफएस का आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बस दो पार्ट याद रखने हैं, एक नेम नोड और एक डेटा नोड। डेटा नोड के अंदर आपको दो ऐसे सिस्टम बना देना रैक के साथ, मतलब ऐसे सिस्टम बना देना, और नेम नोड के साथ एक मेटा डेटा फाइल बना देना जिसके अंदर सारा मेटा डेटा जो है डेटा नोड्स का वो स्टोर है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लाइंट बना देना कि मेटा डेटा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस पर। और यहाँ पर एक क्लाइंट बना देना जो कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है डेटा नोड पर, ठीक है। बस इतना काम है। अब हम आगे बात करते हैं। नेम नोड क्या होता है? नेम नोड एक हमारा मास्टर नोड होता है एचडीएफएस का, मैंने आपको बता दिया। ये क्या करता है? मेटा डेटा को मेंटेन करता है, मतलब कि फाइल का नेम इसके पास होता है, ब्लॉक की लोकेशन होती है, ब्लॉक हम अभी आगे पढ़ रहे होंगे ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। परमिशन इसकी होती है कि किसके पास राइट की परमिशन है, किसके पास रीड की परमिशन है, किसी के पास सिर्फ देखने की परमिशन है, ठीक है। मतलब राइट करने की परमिशन नहीं है, किसी के पास सिर्फ राइट करने की परमिशन है, रीड की नहीं है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कंट्रोल रीड एंड राइट ऑपरेशन उसे कंट्रोल कर रहा होता है नेम नोड, ठीक है। मतलब कोई भी अगर ऑपरेशन होगा तो पहले वो नेम नोड के पास जाएगा, ठीक है। जब नेम नोड चेक कर लेगा कि परमिशन है तभी वो आगे काम करेगा, ठीक है। ये जो है कभी भी स्टोर नहीं करता है एक्चुअल डेटा। अगर नेम नोड अगर आपका फेल हो गया, मतलब आपका लाइब्रेरी का अगर पूरा सिस्टम एक फेल हो गया, तो आप जो है डेटा जो है आपका पूरा का पूरा अनअवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लस्टर जो है पूरा का पूरा अनअवेलेबल हो जाएगा, आप किसी भी क्लस्टर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा नोड की तरफ। डेटा नोड क्या होता है? हमारा स्लेव नोड होता है, और ये हमारा एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स को क्या कर रहा होता है? स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है वो डेटा नोड ही परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो भी होगा डेटा के ऊपर। और ये क्या करेगा? सेंड हार्ट बीट, मतलब कि ये क्या करता है? नेम नोड को एक हार्ट बीट सेंड करता है, जिसके अंदर मतलब जो हमारा इसका मतलब सारे बारे में, ठीक है, मतलब कि कितना हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, और कितना मेरे पास डेटा है, क्या मैं खाली हूँ, क्या मैं मतलब फेल हो चुका हूँ, वो सारी चीजें हार्ट बीट के अंदर जो है नेम नोड के पास जारी होती है, जिससे कि नेम नोड जो है उसे अपडेट कर पाए। परफॉर्म रेप्लिकेशन एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा भी इंस्ट्रक्ट किया गया है रेप्लिकेशन करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, वैसा ही जो डेटा नोड है रेप्लिकेट कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा एसडीएफएस का क्या है? वर्कर है। ये हमारा क्या है? एसडीएफएस का ब्रेन है, ये हमारा एसडीएफएस का वर्कर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसडीएफएस ब्लॉक साइज। अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं ब्लॉक के बारे में समझाऊंगा कि ब्लॉक क्या होता है। देखो, हमारा जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा एचडीएफएस रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, मतलब कि आप कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा कि आप इजीली जो है एक साथ राइट कर सकते हो या रीड कर सकते हो, वो हमारा होता है ब्लॉक, ठीक है। और डिफॉल्ट ब्लॉक का जो साइज होता है एसडीएफएस के पास वो होता है हमारा 128 एमबी। पहले हमारा 64 एमबी होता था, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी जैसे फाइल है 400 एमबी की आई आपके पास फाइल, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दोगे। तो डिफॉल्ट साइज क्या है? 128 एमबी। तो आप पहले 128 एमबी एक ब्लॉक बनाओगे, फिर 128 एमबी का बी ब्लॉक बनाओगे, फिर 128 एमबी का सी ब्लॉक बनाओगे। अब यहाँ पर क्या है? सिर्फ 16 एमबी बची, तो उसका आप क्या कर दोगे? फोर्थ ब्लॉक बना दोगे। ऐसा नहीं कर सकते आप स्टार्टिंग में छोटा ब्लॉक बना लो, आपको स्टार्टिंग में 128 एमबी का ही ब्लॉक बनाना होगा, ठीक है। और जो भी अब लेफ्ट ओवर बचेगा उसका आप लास्ट में एक ब्लॉक बना दोगे, ठीक है। तो ब्लॉक हमारा ये होता है कि मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा एसडीएफएस रीड्स और राइट, वो होता है हमारा ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन सिंपल होता है कि आप क्या करते हो कि एसडीएफएस ब्रेक्स लार्ज फाइल इनटू फिक्स साइज ब्लॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अक्रॉस डेटा नोड्स। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया? ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि आपने क्या कर दिया? लार्ज फाइल को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक ब्लॉक को अलग अलग जो है डेटा नोड्स पे भेज दिया, ठीक है। जैसे कि हमारा ये ब्लॉक है ना, ये सिर्फ एक डेटा नोड पे स्टोर नहीं होगा, ये हमारे मल्टीपल डेटा नोड पे स्टोर होगा। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टोर करने की रेप्लिकेशन की, वो 3 होती है, ठीक है। मतलब कि आप एक ब्लॉक को क्या कर रहे होते हो? 3 डेटा नोड पे स्टोर कर रहे होते हो, 3 सिस्टम पे जो है स्टोर कर रहे होते हो। तो एसडीएफएस डेटा रेप्लिकेशन तो ये मैंने आपको बता दिया डिफॉल्ट फैक्टर क्या है? 3 होता है। और आप जैसे एक ब्लॉक है ना, उसे डेटा नोड 1 पर, 2 पर एंड 3 पर, तीनों पर जो है स्टोर कर रहे होंगे, जिससे कि फॉल्ट टॉलरेंस ना आए। अब यहाँ पर क्या है ना, हार्डवेयर हमारा बहुत कम, मतलब
जो है सस्ता यूज हो रहा है, ठीक है। तो हार्डवेयर अगर फेल हो जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बिग डेटा के अंदर कम्युनिटी हार्डवेयर की जो है फेल होने के। तो अगर आपका एक डेटा नोड फेल हो जाता है, एक सिस्टम फेल हो जाता है, तो आपको इजीली जो है डेटा जो है वो मिल जाएगा दूसरे नोड पे, आपका डेटा जो है लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एसडीएफएस के रीड प्रोसेस एंड राइट प्रोसेस काम कैसे करते हैं इंटरनली, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला है रीड प्रोसेस। रीड प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम से समझो, अगर एसडीएफएस का रीड प्रोसेस समझाने आ जाता है तो आप इस ब्लॉक डायग्राम से इजीली समझा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा एसडीएफएस है, ये समझ लो, ये पूरा का पूरा एसडीएफएस है, ठीक है। अब एसडीएफएस के अंदर क्या है, एक हमारा क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर हमारा यूजर आएगा और बातचीत करेगा, ठीक है, उसे पीछे की ये चीजें नहीं दिख रही, बस यहाँ पर क्लाइंट है, ठीक है। अब यूजर आया, उसने क्लाइंट से बोला कि क्या करो, मुझे रीड करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का यूज करके नेम नोड के पास जाएगा और जो भी आपको डेटा रीड करना है उसकी लोकेशन को लाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लॉक लोकेशन जो है मिल जाएगी। अब ब्लॉक लोकेशन आपको मिल जाएगी तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ से इजीली एफएस डेटा इनपुट स्ट्रीम से डेटा को रीड कर पाओगे। जैसे कि आप फोर इस वाले अगर आपको जो है रीड करना है तो आप इस पे जाओगे और जो भी आप रीड कर रहे हो डेटा 128 MB जो है वापस जाएंगी और आप इजीली जो है इनपुट स्ट्रीम से यूजर जो है उसे रीड कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप रीड कर रहे हो तो यहाँ से 128 MB जाएगी पहले, फिर 128 MB जाएगी, ऐसे आप रीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे रीड हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा, इजी है, ठीक है। ओपन हुआ, फिर आपको ब्लॉक की लोकेशन मिल गई, नेम नोड जो है ब्लॉक की लोकेशन देगा, ठीक है। फिर आप इजीली इनपुट स्ट्रीम से जो है डेटा रीड कर पाओगे और फिर क्लोज कर दोगे। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू नेम नोड, पहले आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी ब्लॉक लोकेशन के लिए, अगर ब्लॉक अवेलेबल ही नहीं होगा तो कैसे करोगे रीड, ठीक है। नेम नोड क्या करेगा, ब्लॉक लोकेशन को देगा और फिर क्लाइंट इजीली डेटा को डायरेक्टली रीड कर पाएगा डेटा नोड से, ठीक है। और डेटा हमारा स्ट्रीम हो जाएगा क्लाइंट को, ठीक है, इजीली इनपुट स्ट्रीम से। ऐसे काम हो रहा होता है। अब हम ऐसे ही राइट प्रोसेस देख लेते हैं। तो एसडीएफएस के अंदर अगर आपको कुछ राइट करना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फाइल क्रिएट के लिए आपको नेम नोड के पास जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले क्रिएट करोगे फाइल, नेम नोड से फाइल क्रिएट हो गई। अब क्या करोगे, फाइल क्रिएट करने के बाद आपका जो है डेटा आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, राइट करोगे। अब राइट जैसे कि आपको इस डेटा नोड पे भी करना है, इस डेटा नोड पे भी करना है, इस डेटा नोड पे भी करना है, क्योंकि आपके 3 रेप्लिकेशन होंगे। तो आपका पहले जो है आपने राइट किया वो इस डेटा नोड के पास गया, ठीक है। फिर वो इस डेटा नोड के पास भी स्टोर होगा, फिर वो इस डेटा नोड के पास भी स्टोर होगा। फिर यहाँ से हमारा एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट आएगा, जैसे यहाँ से हमारा आता है राइट पैकेट, जो भी आपको राइट करना है उसका पैकेट आया, यहाँ पे राइट हुआ, यहाँ पे राइट हुआ, यहाँ पे राइट हुआ। अब यहाँ से जो है आपका एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाएगा कि यहाँ पे राइट हो चुका है। फिर यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाएगा कि यहाँ से भी राइट हो चुका है। फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाएगा कि सब पे राइट हो चुका है। तो फिर यहाँ पे पता चल जाएगा कि डेटा जो है राइट हो चुका है और स्टोर हो चुका है, सेव हो चुका है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डेटा नोड हमारा एक जो है हार्ट बीट भेज देता है नेम नोड को, जिससे कि पता चल जाए कि डेटा हमारा क्या क्या लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब उसे पता चल जाए मेटा डेटा डेटा नोड के बारे में, ठीक है। तो इतना क्लियर है। क्लाइंट रिक्वेस्ट नेम नोड टू क्रिएट फाइल, पहले उसने रिक्वेस्ट किया नेम नोड को कि फाइल को क्रिएट कर दो, अगर कैपेसिटी होगी वहां पे स्टोरेज होगा तब वो उसे क्रिएट कर देगा। और फिर नेम नोड क्या है, परमिशन चेक करेगा। नेम नोड यहाँ पे परमिशन भी तो चेक करेगा कि उसके पास जो आपका यूजर आया है उसके पास राइट करने की परमिशन है भी या नहीं, कि अगर नहीं है तो उसे राइट करने ही नहीं देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये फाइल स्प्लिट इनटू ब्लॉक। फिर ये क्या करेगा, फाइल को स्प्लिट कर देगा ब्लॉक के अंदर, जो भी आपकी फाइल आई है उसे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा और ब्लॉक्स को जो है डेटा नोड्स पे राइट किया जाएगा, ठीक है। फिर रेप्लिकास जो है क्रिएट होंगे, मेटा डेटा अपडेट होगा नेम नोड के लिए, जो भी मेटा डेटा है वो नेम नोड पर अपडेट हो जाएगा हार्ट बीट के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा एसडीएफएस का राइट प्रोसेस। तो बहुत इजीली मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये आप अगर ढूंढने जाओगे कहीं पर इंटरनेट वगैरह पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है बहुत इजी वे में समझा दिया है और आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पीवाईक्यूज है, 3 पीवाईक्यूज आए हुए हैं एसडीएफएस से। तो एसडीएफएस होता क्या है, काम कैसे करता है, आप समझा पाओगे अब इजीली। एसडीएफएस का ब्लॉक साइज क्या होता है, ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब आप समझा पाओगे, मैंने आपको यहीं पर समझा दिया, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सप्लेन हाउ एसडीएफएस इम्प्लीमेंट डेटा रेप्लिकेशन एंड इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। तो आप समझा सकते हो डेटा रेप्लिकेशन कैसे होता है, हमारा 3 डिफॉल्ट होता है, इस तरीके से आप जो इम्प्लीमेंट करते हो और आप उसके एडवांटेजेस बता सकते हो एसडीएफएस को और यहाँ पर समझा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पीवाईक्यूज आए थे और आप इजीली जो है उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हडूप डेटा फॉर्मेट। हडूप का जो डेटा फॉर्मेट होता है ना, उसके बेस पर एक हमारा क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसीलिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ये बताओ कि डेटा फॉर्मेट हडूप के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, हडूप का डेटा फॉर्मेट की डेटा हमारा किस तरीके से स्टोर है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ना। और क्या था,
किस तरीके से रीड करता है एचडीएफएस इनसाइड, ठीक है, उस सबको क्या कहते हैं हम डेटा फॉर्मेट कहते हैं। अब डेटा फॉर्मेट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो वो डायरेक्टली जो है स्टोरेज एफिशिएंसी को, कि स्टोरेज कितनी अच्छे से है, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग स्पीड को और परफॉर्मेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगर अच्छे से स्टोर नहीं है, आपका डेटा फॉर्मेट अच्छा नहीं है हडूप का, तो क्या कर देगा, उन सबको स्लो कर देगा, स्पीड वगैरह को, परफॉर्मेंस को डिले कर देगा, ठीक है, बेकार कर देगा। बट अगर अच्छा है तो इन सबको इंक्रीज कर देगा। तो आप देख सकते हो डेटा फॉर्मेट हमारा डायरेक्टली जो है अफेक्ट करा है स्टोरेज एफिशिएंसी को, प्रोसेसिंग स्पीड को और परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो इसके लिए हमारा डेटा फॉर्मेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वही यहाँ पे समझाना है कि बिग डेटा के अंदर डेटा जो है बहुत यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यहाँ पर प्रोसेस हो रहा होता है पैरेलली अलग अलग मशीन पे, ठीक है। तो इस वजह से जो बिग डेटा है वो सारे के, और वो सारे टाइप के डेटा को भी कंटेन करता है, स्ट्रक्चर भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है। इस वजह से जो हमारा डेटा फॉर्मेट है बहुत मैटर करता है, जिससे कि हमारी रीड राइट परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो सके, और स्टोरेज स्पेस जो है वो रिड्यूस हो सके। मतलब आप कंप्रेशन अभी आप आगे देखोगे, उसे आप करके क्या करते हो, उसे रिड्यूस करते हो, ठीक है। और जो पुअर डेटा फॉर्मेट है वो क्या करता है, स्लो कर देता है हडूप की पूरी जॉब को, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो अपने वर्ड्स के अंदर, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे आता है डिस्क्राइब, नेक्स्ट पीवाईक्यू है, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है। हाउ describe how compression टेक्निक एंड फाइल फॉर्मेट इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। अब आप ही बताओ कि फाइल फॉर्मेट तो हमने ऊपर ही देख लिया, डेटा फॉर्मेट जो होता है हमारा वो किस तरीके से मतलब इम्पैक्ट देता है हमारी परफॉर्मेंस को। अगर आपका डेटा कंप्रेस नहीं होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, क्योंकि स्टोरेज के अंदर ही इतना जो है आपका मतलब टाइम चला जाएगा, ठीक है, उसे हैंडल करने में। सो कंप्रेशन रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा फाइल्स बाय एनकोडिंग देम इफिशिएंटली, ठीक है। तो क्या करते हैं हम उसे एनकोड कर देते हैं, और जो भी उसका साइज है उसे क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सो कंपैरिजन के बेनिफिट्स क्या है हडूप के अंदर, तो ये स्टोरेज स्पेस को कम करता है, रिड्यूस करता है। डेटा ट्रांसफर हमारा फास्ट हो जाता है, अगर हमारा छोटा डेटा है, ठीक है, तो वो इजीली ट्रांसफर हो पाएगा। और जो जॉब एग्जीक्यूशन है टाइम के, उसको भी इंप्रूव करता है, जल्दी हो जाता है। और हमारी जो डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उन्हें भी बचाता है, ठीक है, मतलब इजीली उन्हें भी इफिशिएंट कर देता है। सो कंप्रेशन जो है ओवरऑल हडूप की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। इस वजह से जो हमारा डेटा फॉर्मेट है, मतलब जो हमारा फाइल फॉर्मेट या डेटा फॉर्मेट है, और प्लस कंप्रेशन है, दोनों मिलाकर हमारी जो परफॉर्मेंस है उसे क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। सो आप यहाँ पर फाइल फॉर्मेट को भी इस क्वेश्चन के अंदर समझा सकते हो, ये जो हमने यहाँ पर समझाया डेटा फॉर्मेट को लेकर, ठीक है। और फिर आप आगे कंपैरिजन को समझा देना। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करना होता है। कभी कभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपैरिजन में क्या करें, समझा सकते हो इसे, ठीक है। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। कंप्रेशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, लॉसलेस एंड लॉसी, ठीक है। उसके अंदर लॉसलेस के अंदर हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा होता, लॉसी के अंदर हमारा डेटा लॉस हो रहा होता है। तो इस तरीके से आप कंप्रेशन के दो टाइप्स भी बता सकते हो। फिर देखो यहाँ पर एक मैंने ना एक फ्लो चार्ट सा बना रखा है कि पहले रॉ डेटा आता है, फिर उसका प्रॉपर डेटा फॉर्मेट होता है, ठीक है। मतलब आपने अभी पीछे देखा था स्क्रिप्टिंग हमारा जो पिक टूल था, ठीक है। और फिर हमारा उसके अंदर कंप्रेशन होता है, ठीक है, उसे रिड्यूस किया जाता है उसके साइज को एनकोडिंग के थ्रू। और एफिशिएंट स्टोरेज हो जाती है, आपकी स्टोरेज अच्छी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और फिर फास्टर प्रोसेसिंग भी हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से। तो क्लियर है। तो इसे आप बना दोगे तो मतलब समझ में आएगा कि एग्जामिनर को कि हाँ भाई स्टूडेंट को कुछ आता है बढ़िया सा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालाइजिंग डेटा विद हडूप। अब हडूप के अंदर जो डेटा है ना, ऐसे नहीं कि आया और एनालाइज हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि बैच प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि डेटा आता है, वो थोड़ी देर के लिए कलेक्ट होता है, मतलब जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आपने रखा हुआ है डिफॉल्ट, ठीक है, साइज, उसके हिसाब से डेटा आपका कलेक्ट होता है। और फिर बैच में जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है, लार्ज चंक्स को जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, और फिर रिजल्ट को जो है जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। एनालाइजिंग डेटा विद हडूप मींस प्रोसेसिंग एंड एग्जामिनिंग वेरी लार्ज डेटा। आप उसको क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, और उसमें से जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसे निकालते हो, पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हो। हडूप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का यूज करता है, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का यूज करता है, कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पर आप फ्लो चार्ट बना दोगे। वैसे देखो एनालाइजिंग ये अलग से टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, इसके लिए मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ, इन पे अलग से ऐसे पीवाईक्यू आया नहीं है, ठीक है। तो लार्ज डेटा होता है आपका, उसे क्या करता है, स्टोर करते हैं एसडीएफएस के अंदर, फिर उसे मैप रिड्यूस के थ्रू जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं बैच जॉब्स के साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और फिर रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो यूज केसेस क्या है हमारे एनालाइजिंग डेटा विद हडूप, तो यूज केसेस हम लास्ट में देख रहे होंगे हडूप के, ठीक है, उन्हें मैंने अच्छे से समझाया, बस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि आप डेटा को एनालाइजिंग डेटा विद हडूप टॉपिक के अंदर इनको भी आप लिख के आ सकते हो, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक हडूप स्केलिंग। अब देखो स्केलेबिलिटी हडूप का एक फीचर है, बहुत बढ़िया फीचर है कि आप कितना भी डेटा ला दो, कितना भी कुछ सब ला दो, हडूप जो है इजीली जो है उसे मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्केलिंग हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। हडूप के अंदर नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। स्केलिंग मतलब स्केलेबिलिटी जो है दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल मतलब ऐसे होती है सीधी, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है। तो वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि आप एक सिंगल मशीन की जो है कैपेसिटी को इंक्रीज करने में लगे रहते हो, ठीक है। आप उसकी सीपीयू पावर बढ़ाओगे, ठीक है, आप उसकी स्टोरेज बढ़ाओगे, रैम बढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे, एक सिंगल मशीन की जो है कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हो, जो बहुत ज्यादा क्या होती है, लिमिटेड होती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। और सिंगल पॉइंट फेलियर होता है कि एक मशीन अगर आपकी खराब हो गई तो पूरा आपका डेटा जो है लॉस हो सकता है और आपका पूरा का पूरा सब कुछ खराब हो सकता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी वर्टिकल स्केलिंग। बट हमारा जो हडूप है ना, वो स्केलिंग आउट को यूज करता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यूज करता है। यहाँ पर क्या करता है ये, एक मशीन की कैपेसिटी को बढ़ाने की बजाय क्या करता है, एक मशीन है तो क्या करता है दूसरी मशीन को उसके साथ ऐड कर देता है, फिर तीसरी मशीन को उसके साथ ऐड कर देता है। तो मशीन जो है हमारी वो बढ़ती हैं, मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो वर्टिकल के अंदर मशीन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और हॉरिजॉन्टल के अंदर मशीन के नंबर, मतलब नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी हाईली स्केलेबल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती होती है और फॉल्ट टॉलरेंट होती है कि अगर एक खराब भी हो जाए तो और मशीन जो है काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है हडूप के अंदर। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हडूप के अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही क्यों यूज होती है, क्योंकि हमारा जो डेटा साइज होता है वो ग्रो होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। मतलब हडूप के अंदर बिग डेटा आ रहा है तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। 24/7 जो सेंसर्स हैं वो डेटा को इनपुट कर रहे हैं, तो हडूप के अंदर डेटा बहुत स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और फेलियर्स जो है कॉमन होते हैं क्योंकि वहां पर जो है कम्युनिटी जो है, बहुत कम्युनिटी हार्डवेयर को यूज किया हुआ है, ठीक है। और इजी टू एक्सपेंड होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर विदाउट डाउन टाइम, ठीक है। मतलब कि आपको एक जो मशीन है उसे डाउन करके नहीं रखना पड़ेगा जब आप स्केल कर रहे हो। आप दूसरी मशीन ऐड कर दोगे तो मशीन तो पहले से चल रही है तो डाउन टाइम आएगा ही नहीं, ठीक है। सर्वर हमारे आउट होंगे ही नहीं। तो इतना क्लियर है, ठीक है। और हडूप जो है डिजाइन किया गया है स्केल आउट के लिए, ना कि स्केल अप के लिए, ठीक है। अब हडूप स्ट्रीमिंग क्या होता है, हडूप पाइप क्या होता है, आपने हर जगह सुना होगा। अगर आपने हडूप थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपने मैप रिड्यूस पढ़ा होगा। मैप रिड्यूस जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेसिंग पावर होती है वो हमारी जावा के अंदर लिखी गई होती है। जावा लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो, जावा से आप उसे यूज कर सकते हो। बट आप जावा स्ट्रीमिंग एंड जावा पाइप से और भी अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो। जैसे आप पाइथन का यूज कर सकते हो, पर्ल का यूज कर सकते हो, रूबी का यूज कर सकते हो, सी का यूज कर सकते हो, सी प्लस प्लस का यूज कर सकते हो। तो आप इन सब लैंग्वेज का यूज कर पाते हो यूजिंग हडूप स्ट्रीमिंग एंड हडूप पाइप। अब हडूप स्ट्रीमिंग क्या करता है, हडूप स्ट्रीमिंग एक हमारी सर्विस है, यूटिलिटी है, जो यूजर्स को अलाउ करती है कि वो मैप रिड्यूस के जो प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ जावा में नहीं, वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख पाए। आप किसी भी लैंग्वेज को लाओ, आप हडूप स्ट्रीमिंग से मैप रिड्यूस के जो प्रोग्राम है उसे आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। और हडूप स्ट्रीमिंग क्या करती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो है यूज कर रही होती है, ठीक है। मतलब ये अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं है, इनपुट आउटपुट जो है उसे यूज कर रही होती है, ठीक है। नॉट एवरीवन नोज जावा, ठीक है। हर किसी को जावा तो नहीं आती। अब किसी आपको नहीं आती तो आप क्या मतलब यूज नहीं कर पाओगे हडूप, नहीं। अब स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है आप पाइथन आती है तो आप यूज कर सकते हो, पर्ल रूबी आती है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हडूप लैंग्वेज है वो हमारी हडूप लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो जाता है, आप किसी भी लैंग्वेज से हडूप के जो प्रोग्राम है उन्हें लिख पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हडूप पाइप्स। अब हडूप स्ट्रीमिंग के अंदर तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हडूप पाइप क्या करता है कि अगर आपके पास पहले से जो कोड बेस है, जो आपका पूरा का पूरा कोड है वो सी प्लस प्लस या सी के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इजीली जो है हडूप पाइप का यूज करके जो हडूप है उसे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सी प्लस प्लस की एपीआई का ये यूज करता है, ठीक है। और आप इजीली जो है डायरेक्टली सी प्लस प्लस के कोड्स के साथ ही जो हडूप है उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते हो, ठीक है। सो वाई हडूप पाइप्स आर यूज, तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब ये तो डायरेक्टली अपना इंजन ही ला रहा है, ठीक है। मतलब कि आप डायरेक्टली जो है एपीआई का यूज कर रहा है इंटरेक्ट करने के लिए हडूप के लिए, ठीक है। ये तो इनपुट आउटपुट वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, बट ये हमारा बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और एग्जिस्टिंग जो सी प्लस प्लस कोड बेस है आप उसे यूज कर पाते हो और ये फास्टर एग्जीक्यूशन होता है देन जावा इन सम केसेस। कहीं कहीं पर ये जावा से भी जो है फास्ट हो जाता है, सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, आपको पता होगा। क्लियर है? तो हडूप पाइप सी एंड सी प्लस प्लस के लिए और हडूप स्ट्रीमिंग किसी भी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। हडूप स्ट्रीमिंग क्या यूज करता है, इनपुट आउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और ये क्या यूज करता है, सी प्लस प्लस एपीआई का यूज करता है। ये स्लो होता है, ये हमारा फास्ट होता है, ठीक है। और इतना क्लियर है, यही हमारा जो है, ठीक है, हडूप स्ट्रीमिंग एंड हडूप पाइप। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। जैसे हडूप जो है हमारा पूरा का पूरा इंजन है, ठीक है। अब इंजन को चलाने के लिए कोई ड्राइवर भी चाहिए, तो जो जावा मैप रिड्यूस है वो एक हमारा डिफॉल्ट ड्राइवर है कि आप इससे इसी से चलाते हो, ठीक है। किसी को अगर स्ट्रीमिंग और पाइप के बारे में नहीं पता तो उसे पता है कि जावा से ही चला पाएगा, तो जावा सीखता है और जावा से वो चला पाता है, ठीक है। बट अब
आपको आपको जावा नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, आप हडूप स्ट्रीमिंग का यूज कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज से इस इंजन को जो है ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप ऑपरेट कर पाओगे। ठीक है, बट हडूप पाइप का यूज कर सकते यूज करके क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का सी प्लस प्लस इंजन ला सकते हो। ठीक है, और आप जो है हडूप को यूज कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर आपके पास जावा मैप रिड्यूस था जो कि डिफॉल्ट ड्राइवर था इस इंजन को यूज करने के लिए, बट यहाँ पर कोई ड्राइवर वाइवर की बात नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है अपना सी प्लस प्लस का इंजन ला रहे होते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा फास्ट होता है। मैंने बस ये एक्स्ट्रा एग्जांपल से समझा दिया जिससे कि आपको बस याद हो जाए। ठीक है, तो हडूप स्ट्रीमिंग क्या है, किसी भी लैंग्वेज के लिए, और ये हमारा थोड़ा स्लो होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज करता है। ये हमारा सी प्लस प्लस एपीआई का यूज करता है और काफी फास्ट होता है। ठीक है, और सम केसेस में जावा से भी फास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मैप रिड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा एसडीएफएस कंप्लीट खत्म हो गया। एसडीएफएस के हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो समझ लिए। देखो यूनिट 2 के अंदर ऐसा नहीं है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, यूनिट 2 के अंदर एसडीएफएस बहुत छोटा है। ठीक है, बट यूनिट 3 के अंदर एसडीएफएस जो है काफी बड़ा है। तो मैं यहाँ पर एसडीएफएस स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा एसडीएफएस के जो यूनिट 3 के अंदर टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर कर लिया जाए, जैसे कि रीड प्रोसेस, राइट प्रोसेस। ठीक है, उन्हें यहीं पर जो है आपके लिए खत्म कर दिया जाए और आपको इजीली जो है रिलेट करके समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं और उसके बेसिक्स को समझते हैं। तो मैप रिड्यूस क्या है, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि क्या करता है, प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, मतलब कि आपका जो लार्ज स्केल में डेटा सेट है उसको पैरेलली अलग अलग मशीन्स पे क्या करता है, प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, और लास्ट में जो उसका रिजल्ट है उसे कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करवा देता है। मतलब कि जो हमारा मतलब पूरा का पूरा प्रोसेसिंग पावर है वो हमारा मैप रिड्यूस है। एसडीएफएस तो सिर्फ हमारा फाइल सिस्टम था, वो क्या करता है कि बस आपका जो डेटा है उसे अलग अलग जगह पे स्टोर कर देता है। ठीक है, मैप रिड्यूस क्या करता है, उन अलग अलग जगहों पर जाकर उन्हें क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे डेटा लोकेलिटी की एक हमारी हडूप की फीचर है। ठीक है, डेटा लोकेलिटी, डेटा लोकेलिटी अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ये हमारा एक हडूप का क्या है, फीचर है। ठीक है, डेटा लोकेलिटी में क्या हो रहा है कि प्रोसेसिंग जो है ना, जो जैसे प्रोसेसिंग पावर जो होती है उसके पास डेटा को नहीं आता है, मतलब प्रोसेसिंग पावर के पास डेटा नहीं आ रहा होता है। डेटा जहां पर रखा हुआ है वहां पर हमारी प्रोसेसिंग पावर जा रही होती है। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए, मतलब डेटा नहीं आएगा, डेटा के पास प्रोसेसिंग पावर जाएगी। मतलब समझ में आ गया ना, ये होता है हमारा डेटा लोकेलिटी। तो मैप रिड्यूस क्या करता है, जहां पर अलग अलग क्लस्टर्स बने हुए हैं, जो हमारी मशीन है जहां पे डेटा स्टोर है, वहां पे मैप रिड्यूस जाके क्या करता है, उन्हें प्रोसेस करता है। ठीक है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ये क्या करता है, पहले डेटा को, जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ है उन्हें की वैल्यूज पेयर्स के अंदर डिवाइड करता है, छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड करता है। उन टास्क को पहले जो है परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है, और फिर उन्हीं का जो रिजल्ट है उसे कंबाइन करता है, जैसे कि हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो भी हमारा डेटा मल्टीपल मशीन पे स्टोर है, प्रोसेसिंग हैपन साइमल्टेनियसली ऑल मशीन। ऐसा नहीं है एक मशीन पे पहले होगा फिर दूसरी मशीन पे होगा, साथ में सारी मशीन पे जो है प्रोसेसिंग हो रही होती है। इंस्टेंट ऑफ वन पावरफुल मशीन वी यूज मैनी स्मॉल मशीन। तो हम एक पावरफुल मशीन का यूज नहीं करते, अभी हमने देखा था, हम छोटी छोटी जो है मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैप रिड्यूस होते हैं हमारे दो दो फेजेस के अंदर मैप रिड्यूस होता है, एक होता है हमारा मैप फेज और एक होता है हमारा रिड्यूस फेज। मैप फेज के अंदर अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है हमारा वो जनरेट होता है, फिर रिजल्ट हमारा रिड्यूस के अंदर प्रोसेस होता है और कंबाइन होकर आपको जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो मैप रिड्यूस आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैप रिड्यूस के एक एक फेज को समझ लेते हैं, एक एक फेज के अंदर क्या होता है। तो मैप रिड्यूस के सबसे पहले इनपुट डेटा को क्या है, ये प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब इनपुट डेटा इसके पास आ गया। ठीक है, ये क्या करता है, उन्हें की वैल्यू पेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। मतलब कि जैसे आपकी एक लाइन है, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्या करेगा, उसे की वैल्यूज पेयर्स के अंदर डिवाइड कर देगा, मतलब एक की बना देगा, एक वैल्यू बना देगा कि जो की है उसकी वैल्यू कितनी है, ये जो की है वो कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, रीड्स इनपुट स्प्लिट, जो भी आपका इनपुट है उसे स्प्लिट को रीड करता है, और फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करता है, और इंटरमीडिएट जो आउटपुट है उसे जो है जनरेट करता है। मतलब फाइनल आउटपुट यहाँ पे नहीं आता, ये जो इंटरमीडिएट आउटपुट है वो हमारा रिड्यूस फेज के पास जाता है, फिर आपका जो जनरेट है होता है फाइनल आउटपुट। ठीक है, मैपर वर्क्स इन पैरेलल ऑन मल्टीपल नोड्स, हर नोड पे अलग अलग नोड्स पे पैरेलली काम करते हैं। ठीक है, मैपर जो है, जैसे मैपर मैपर बोलते हैं। ठीक है, मैपर जब प्रोग्राम भी अभी हम आगे देखें, मतलब मैं आपको बताऊंगा, प्रोग्राम तो नहीं है हमारे इसके अंदर सिलेबस के अंदर, आपको मैं बताऊंगा कि मैपर क्लास क्या करता है। तो मैपर क्लास हमारा पैरेलली मल्टीपल नोड्स पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब रिड्यूस फेज क्या करता है, कंबाइन करता है इंटरमीडिएट डेटा को। अब ये जो आपने इंटरमीडिएट डेटा मिला है उस पे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको जो है, मतलब कंबाइन, मतलब कि आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया था वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो फाइनल आउटपुट है उसे जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
मतलब कि डेटा को बाय कीज जो है उसे ग्रुप कर देता है, जैसे कि कोई वर्ड हमारा 2 बार 3 बार आया है तो यहाँ पर आपने एक-एक करके लिख दिया, उसे यहाँ पर सबमिशन कर देता है, एग्रीगेट वैल्यूज़ देता है आपको और आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो एसडीएफएस के अंदर जाके लिख देता है। एसडीएफएस के अंदर से हमारा डेटा जो है वहाँ पे लिखा जाता है जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है? सो ये आपको क्लियर है दोनों फेस। अभी हम इसके जो पूरी की पूरी वर्किंग है ना मैप रिड्यूस की वो समझ रहे होंगे। तो वहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँगा कि कैसे काम होता है, ठीक है? अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस होता क्या है? एंड लिस्ट इट्स मेन फेसेस। तो यहाँ पर आपको मैप रिड्यूस मैंने आपको समझा दिया अच्छे से और इसके जो मेन फेसेस हैं वो भी आपको समझा दिए, ठीक है? तो आप इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली लिख पाओगे, ठीक है? क्लियर है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मैप रिड्यूस की, तो ये हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है, स्केलेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, अगर फॉल्ट आ जाता है तो तब भी काम कर पाता है, डेटा लोकेलिटी मैंने आपको समझा दिया, हाई थ्रूपुट होता है, ठीक है? तो ये सब हमारा होता है और हम इसे आगे भी एक बार समझ रहे होंगे जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ मैप रिड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है। इस वर्किंग को अगर आप समझ गए तो आपको आगे का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा इनपुट स्प्लिट। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। एसडीएफएस ब्लॉक हमने पढ़ा था। एसडीएफएस ब्लॉक क्या होता है हमारा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो भी हमारा यूजर है वो राइट कर सकता है और रीड कर सकता है, वो होता है हमारा एसडीएफएस ब्लॉक। बट इनपुट स्प्लिट ऐसा नहीं होता। इनपुट स्प्लिट और एसडीएफएस ब्लॉक हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है? सो इनपुट स्प्लिट के अंदर क्या होता है? इनपुट डेटा स्टोर्ड इन एसडीएफएस इन डिवाइडेड इनटू स्मॉल चंक्स, ठीक है? अब जो हमारा इनपुट डेटा है, जो भी हमारा डेटा होता है, वो हमारा एसडीएफएस पे छोटे-छोटे स्मॉल चंक्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है? स्टोर होता है। तो उस हर एक चंक को हम क्या कहते हैं? इनपुट स्प्लिट कहते हैं, ठीक है? एक चंक को क्या कहते हैं? हम इनपुट स्प्लिट कहते हैं। एक ब्लॉक को इनपुट स्प्लिट नहीं कहते। एक छोटे पार्ट को डेटा के क्या कहते हैं? हम इनपुट स्प्लिट कहते हैं, जिस जिस पर भी हम प्रोसेसर करेंगे। और हर एक इनपुट स्प्लिट के लिए एक मैपर जो है वो असाइन होता है और वो जो है उस इनपुट स्प्लिट को प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है? ये होता है हमारा इनपुट स्प्लिट। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब आता है हमारा मैपर फेज, ठीक है? मैपर फेज के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ये इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है उसे जनरेट करता है, ठीक है? तो ये क्या करता है? इनपुट स्प्लिट को रीड करता है, ठीक है? और फिर डेटा को प्रोसेस करता है और उसे कन्वर्ट करता है की वैल्यूज पेयर्स के अंदर। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी एक इनपुट स्प्लिट है, बिग डेटा बिग हाउ हेडूप, ठीक है? तो ये हमारी एक लाइन है, ठीक है? इसको हम क्या कह सकते हैं? इनपुट स्प्लिट कह सकते हैं। अब इसको एक मैपर असाइन हुआ। अब मैपर क्या करेगा? इन्हें की वैल्यूज पेयर के अंदर डिवाइड कर देगा। जैसे कि बिग के साथ एक 1 दे दिया, अ, डेटा के साथ एक 1 दे दिया, बिग के साथ एक 1 दे दिया, हडूप के साथ एक 1 दे दिया। सबको एक-एक क्या दे दी? वैल्यू दे दी, ठीक है? तो समझ में आ गया? ये हमारी वैल्यू हो गई। अब मैपर फेज के अंदर बस आपको इतना ही डेटा मिलेगा, ठीक है? इस पे कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है? तो आपको ये डेटा मिल गया। अब आएगा आपका फेज सफल एंड सॉर्ट का। सफल एंड सॉर्ट कभी-कभी अलग से भी पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसे, ठीक है? सफल क्या होता है? ये हमारा ट्रांसफर मैपर आउटपुट टू रिड्यूसर, ठीक है? सफल क्या करता है कि जो भी आपका मैपर फेज से आपका डेटा आया है, उसे क्या करेगा? पहले तो ग्रुप कर देगा डेटा को, सेम कीज़ को, जो भी सेम कीज़ है उसे ग्रुप कर देगा। जैसे कि हमारा ये बिग बिग 1 एंड बिग 1 इन्हें साथ में ग्रुप कर देगा, है ना? और जैसे अगर कोई और होता तो उन्हें भी साथ में ग्रुप कर देता, ठीक है? और क्या करेगा? रिड्यूसर को ट्रांसफर कर देगा आउटपुट। शॉर्ट क्या करता है? शॉर्ट का आप कहीं पर यूज़ करते हो बीच में, कहीं पर नहीं करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि शॉर्ट कीज़ बिफोर सेंडिंग टू द रिड्यूसर। जैसे आप रिड्यूसर को जैसे शफल भेजने वाला है तो पहले क्या करेंगे हम कीज़ को जो है शॉर्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कीज़ जो हैं वो शॉर्ट हो जाएँगी। जैसे यहाँ पर अगर अ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये शॉर्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? और ऐसे आप देखोगे तो ऐसे भी ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है स्टोर होती हैं कि यहाँ पर 1 है, फिर 1 है। तो ऐसे अलग-अलग जो है हमारी कीज़ जो है शॉर्ट हो जाती है, मतलब कि डेटा जो है बार-बार शॉर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ईज़िली यहाँ पे शॉर्ट होके ही मिलती हैं, ठीक है? तो ये शॉर्ट होकर आगे जाएँगी कहाँ पर? रिड्यूसर फेज़ के पास। रिड्यूसर फेज़ आपका मेन काम कर रहा होगा जो कि इन्हें क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो रिड्यूसर फेज़ क्या करेगा? जो भी की वैल्यूज़ पेयर्स हैं उन्हें ग्रुप कर देगा, ठीक है? उन्हें मिलेगा, ठीक है? ग्रुप की वैल्यूज़ पेयर इसे मिलेगी, ठीक है? अब ये क्या करेगा? एग्रीगेशन या कंप्यूटेशन को परफॉर्म करेगा और फाइनल आउटपुट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पे 1-1 था तो दोनों को समेशन करके क्या दे दिया? 2 कर दिया। यहाँ पर 1 था तो 1 ही रहने दिया, हडूप को 1 था तो 1 ही रहने दिया। ये आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो आ गया, ठीक है? अब रिड्यूसर क्या करेगा? मीनिंगफुल रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है? वो जो है जाके वापस एसडीएफएस के अंदर लिख जाएगा। अब एसडीएफएस के अंदर जो आउटपुट लिखने के जो प्रोसेस होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं। वो हम आगे देख रहे होंगे कि बाइनरी के अंदर डेटा लिखा गया है या फिर एक्चुअल जैसे आया था वैसा का वैसा ही लिख दिया या फिर शॉर्टेड में लिख दिया, वो हम आगे देख रहे होंगे। स्टोर्ड एज़ अ फाइल इन आउटपुट डायरेक्टरी, जैसे हमने अभी देखा था ना राइट प्रोसेस के अंदर, जब आप राइट प्रोसेस
प्रोसेस करते हो तो एक आपकी पहले फाइल जनरेट होती है, फिर आपका डेटा जो है लिखा जाता है। तो वैसे ही हमारा जो आउटपुट है वो एक फाइल आपकी जो है जनरेट होगी आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर जो है आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो फ्लो चार्ट है आप ये भी बना के आ सकते हो। पहले इनपुट डेटा आया, ठीक है, फिर इनपुट स्प्लिट जो है वो आई, मैपर आया, उसने की वैल्यू पेयर्स के अंदर उसे कन्वर्ट किया, फिर शफल सॉर्ट हुआ, ग्रुप हुए, फिर रिड्यूसर ने एग्रीगेशन किया, फिर आउटपुट एसडीएफएस के अंदर जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो जिससे कि आपको अच्छा जो है मार्क्स मिल पाए। सो डिस्कस द वर्किंग ऑफ मैप रिड्यूस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आप इजीली बता सकते हो, पूरी की पूरी वर्किंग मैंने आपको समझा दी। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखो मैंने यहाँ पर बता दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख कर आ सकते हो। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैप रिड्यूस विद डायग्राम। तो ये डायग्राम आप समझा दोगे और ये पूरा का पूरा जो मैप रिड्यूस है उसकी वर्किंग समझा दोगे। ठीक है, तो क्लियर है इतना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डेवलपिंग अ मैप रिड्यूस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर डेवलपिंग का तो मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, बट आपके सिलेबस के अंदर आपको प्रोग्राम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर जो है ना, जब भी आपका एक मैप रिड्यूस एप्लीकेशन तैयार होता है तो उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा मैपर, एक होता है रिड्यूसर और एक होता है हमारा ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर हमारा एक ओवरऑल प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं। ड्राइवर हमारा सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं, आपको समझाने के वो तीन कंपोनेंट करते क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारी क्लास बनती है मैपर क्लास। मैपर क्लास क्या करती है? इनपुट डेटा को रीड करती है, इनपुट रिकॉर्ड को जो है प्रोसेस करती है और जनरेट करती है इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था, मैपर जो काम कर रहा था ना, ये जो मैप कर रहा था, ये जो हमारा इनपुट स्प्लिट आया, इसको इसने रीड किया, प्रोसेस किया और इसे क्या कर दिया, इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यही एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना यही एग्जांपल। रिड्यूसर क्लास क्या करती है, इसे ग्रुप्ड की वैल्यू पेयर्स मिलते हैं और ये इस पे एग्रीगेशन या कंप्यूटेशन जो है परफॉर्म करती है। ठीक है, और फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। तो वही आप एग्जांपल यहाँ पर भी लिख सकते हो जो आपने ऊपर लिखा होगा पहले वाला वर्किंग में से। ठीक है, फिर ड्राइवर क्लास आती है। ड्राइवर क्लास क्या करती है, पूरे के पूरे जो मैप रिड्यूस जॉब है, पूरा का पूरा जो पूरा जॉब है जिसके अंदर सारे काम हो रहे होंगे, उनको कंट्रोल करती है। इसके अंदर मैपर क्लास भी आती है, इसके अंदर रिड्यूसर क्लास भी आती है, इनपुट पाथ भी आता है, आउटपुट पाथ भी आता है। तो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ये हमारा मेन प्रोग्राम आप समझ सकते हो। ठीक है, ये आप कंट्रोल कर रहा होता है जब आप मतलब कोड वगैरह करते हो ना, तो लिख कर आता है कि जावा डॉट मैपर क्लास ऑन ऑफ या फिर मैनेज, तो वहां पर आप जो है ये काम कर रहे होते हैं। ड्राइवर एक्ट एज अ मेन प्रोग्राम। ड्राइवर क्या करता है, मेन प्रोग्राम की तरह एक्ट करता है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट यही संभालता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेवलपिंग अ मैप रिड्यूस एप्लीकेशन। तो अगर ये टॉपिक आता है तो आप इस तरीके से इसे समझा कर आ सकते हो। ठीक है, वैसे अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनाटॉमी ऑफ अ मैप रिड्यूस जॉब रन। ठीक है, एनाटॉमी जैसे कि हमारे बायोलॉजी में आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी ऐसे आता है। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पर हमारा मैप रिड्यूस की जो जॉब रन है, मतलब ये जो पूरी की पूरी जॉब है, जो पूरा का पूरा काम है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। पूरा का पूरा मैप रिड्यूस जॉब रन का स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ये देख ही लिया है कि मैपर है, रिड्यूसर है, शफल शॉट है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मतलब टास्क एग्जीक्यूशन के अंदर। बट उससे पहले उसके बाद क्या हो रहा था वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम जॉब सबमिशन टू फाइनल आउटपुट जनरेशन। मतलब जब हमारा जॉब सबमिट होता है कि ये काम करना है यूजर के थ्रू, ठीक है, और आउटपुट सबमिट होता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हम देखने वाले हैं। तो स्टेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है जॉब सबमिशन। यूजर जो है मैप रिड्यूस जॉब जो है सबमिट करता है। वो क्या क्या जॉब जो है वो सबमिट करता है, मतलब क्या क्या डिटेल्स जो है वो सबमिट करता है जॉब के लिए यूजर जो है। एक तो मैपर क्लास सबमिट करता है कि इस तरीके से जो मैपर क्लास से काम करेगी, इस तरीके से इंटरमीडिएट की वैल्यूज को जनरेट करेगी। फिर रिड्यूसर क्लास को देता है कि एग्रीगेशन कैसे करेगी। फिर इनपुट पाथ देता है कि इनपुट कैसे आ रहा होगा, आउटपुट कहाँ पे जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सारी चीजें जो मिल जाती हैं। अब ये सारी चीजें किसको मिलती हैं, यान को मिलती हैं, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, मतलब कि जो हमारा रिसोर्स मैनेजर होता है हडूप का, उसको मिलती हैं। इसके बाद आ गई, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन का, कि आपके पास सारा का सारा जो इनपुट जो है वो आ गया है, मतलब कि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी है। अब यहाँ पर जो यान है वो क्या करेगा, टास्क असाइनमेंट करेगा। मतलब जो भी आपके पास सीपीयू है, मेमोरी है, या फिर जो भी आपकी प्रोसेसिंग पावर्स हैं, उनको जो है क्या करेगा, अलोकेट करेगा। अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं, अलग अलग जो मशीन है, उनको असाइन मैप टास्क टू मैपर नोट्स। जो भी आपके मैप के टास्क हैं वो मैपर नोट्स को दे देगा, और जो रिड्यूस के टास्क हैं वो रिड्यूसर नोट्स को दे देगा। ठीक है, अलग अलग नोट्स को अलग अलग टास्क दे दिए जाएंगे। ठीक है, टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्लस्टर नोट्स, अलग अलग क्लस्टर्स पे जो है वो टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इससे क्या होगा कि पैरेलल एग्जीक्यूशन हो पाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा
एक पार्ट होता है जॉब शेड्यूलिंग का, ठीक है। टास्क असाइनमेंट हमारा एक पार्ट होता है जॉब शेड्यूलिंग का। जॉब शेड्यूलिंग हम आगे देख रहे होंगे। जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आप अलग अलग जो ये पावर्स हैं वो आप शेड्यूल दे रहे होते हो, लोगों को असाइन कर रहे होते हो, तो जॉब शेड्यूलिंग के अंदर वो होता है। वो हम आगे टॉपिक को बहुत डिटेल में देख रहे होंगे, तो टास्क टास्क असाइनमेंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टास्क एग्जीक्यूशन। टास्क एग्जीक्यूशन में यही जो हमने यहाँ पे स्टेप्स देखे हैं ना, मैपर, शफल शॉर्ट, रिड्यूसर, ये हमारे इसके अंदर आते हैं कि मैपर एग्जीक्यूशन, शफल शॉर्ट एंड रिड्यूसर एग्जीक्यूशन। आप इन्हें अलग अलग समझाकर भी आ सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई भी टास्क हमारा फेल होता है तो हमारा जो हडूप है क्या करता है, री एग्जीक्यूट करता है उसे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये फॉल्ट टॉलरेंस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आउटपुट जनरेशन, आउटपुट में क्या होता है, जो हमारा रिड्यूसर है वो आउटपुट को क्या है डायरेक्टली एसडीएफएस में जाके लिख रहा होता है, ठीक है। आउटपुट जो है फाइल्स के अंदर स्टोर होता है आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर, तो ये क्लियर है, ठीक है। और जॉब जो है जब आउटपुट जनरेट हो जाता है तो जॉब जो है मार्क हो जाती है कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका फ्लो चार्ट एक बना सकते हो कि जॉब सबमिशन हुआ, फिर टास्क एग्जीक्यूशन हुआ, फिर ये जो पूरा का पूरा टास्क एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब कि मैपर एग्जीक्यूशन, सफल एंड शॉर्ट, रिड्यूसर एग्जीक्यूशन, देन फिर मैप आउटपुट जनरेशन हुआ, मतलब पहला, देन दूसरा, और ये पूरा का पूरा आप अलग भी लिख सकते हो, और ये तीसरा होता है, ठीक है, और ये हमारा चौथा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझाकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस जॉब शेड्यूलिंग, जिसे हम आगे देख रहे होंगे, एंड टास्क एग्जीक्यूशन इन हडूप। तो टास्क एग्जीक्यूशन के अंदर जो है आप इन तीनों पार्ट्स को समझा सकते हो, या फिर पूरे के पूरे पार्ट को समझाकर फिर आप इन्हें अलग से बता सकते हो कि ये टास्क एग्जीक्यूशन पार्ट है, ठीक है। तो क्लियर है। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं कि फेलियर्स एंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड हडूप। अब हडूप के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, देखो। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि हडूप की जो सिस्टम की हमारी एबिलिटी है कि वो अगर कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है, या फिर कोई भी एक से ज्यादा कंपोनेंट फेल हो जाता है, तब भी वो कंटिन्यू जो है वर्क कर पाए, ऑपरेट कर पाए करेक्टली, ठीक है। जब भी मतलब हमारा कंपोनेंट फेल हो चुका है तब भी वो काम कर पा रहा है, तो उसका मतलब है वो फॉल्ट टॉलरेंट है, ठीक है। इन बिग डेटा फेलियर्स इज नॉर्मल, बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है, फेलियर्स वगैरह। तो हडूप इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि वो इजीली जो है हैंडल कर पाए फेलियर्स को ऑटोमेटिकली, मतलब कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सारा जो है हडूप हैंडल कर रहा होगा फेलियर्स को, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फेलियर्स इन हडूप। तो हडूप के अंदर हमारे टोटल 3 टाइप के फेलियर्स होते हैं। एक होता है हमारा नोड फेलियर। अब नोड क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारा हार्डवेयर होता है, वो हमारा नोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मशीन है, डेटा नोड है, वो हमारा क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, या फिर अनरीचेबल हो जाता है, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये किस किस वजह से हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया, या फिर पावर फेलियर हो गया, तो आप इस वजह से नोड फेलियर आपको देखने को मिल जाता है। तो हडूप इसको किस तरीके से हैंडल करता है, तो देखो नेम नोड जो है उसे डेटा नोड जो है क्या भेजता है, हार्ट बीट भेजता है कि वो जिंदा है, वो काम कर रहा है, ठीक है। उसकी सारी चीजें भेज देता है, सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है नेम नोड को, ठीक है। बट नेम नोड के पास अगर हार्ट बीट आना ही बंद हो जाए तो वो समझ सकता है कि वो जो डेटा नोड है वो फेल हो चुका है, तो वो क्या पता चल जाता है उसे, डेटा नोड फेल हो चुका है, नोड इज मार्क डेड, कि नोड डेड हो चुका है। टास्क जो है नेम नोड क्या करता है, किसी और को रीअसाइन कर दिया जाता है, अलग नोड्स को, ठीक है, दूसरे नोड्स को। और डेटा इज रिकवर्ड यूजिंग रेप्लिकास, कि जो भी डेटा था उस नोड पे रखा गया था, और वही डेटा दूसरे दूसरे नोड पे भी रखा गया था, तो दूसरे नोड से वो जो डेटा है वो इजीली जो है रिकवर कर लिया जाता है, यहाँ से कोई भी डेटा लॉस अगर नहीं होता। तो ये होता है हमारा नोड फेलियर। ये एक टॉपिक भी समझाने को आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टास्क फेलियर। टास्क फेलियर क्या होता है, टास्क फेलियर व्हेन अ मैप और रिड्यूस टास्क फेल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर कोई टास्क आपका फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब कि जो काम था वो आपका नहीं हो पाया, तो इजीली जो हमारा हडूप है ना, वो क्या करता है, उसे ऑटोमेटिकली री एग्जीक्यूट कर देता है टास्क को, और कुछ नहीं करता, ठीक है। और या फिर एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर नोड, दूसरे नोड पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है अगर एक नोड पे नहीं हो रहा। और मल्टीपल रिट्राइज जो है अलाउड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में होगा, आपके मल्टीपल रिट्राइज अलाउड होते हैं, और री एग्जीक्यूट उसे किया जाता है बार बार जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। और ये किस किस वजह से होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर में बग है, या फिर डेटा करप्शन हो चुका है, ठीक है, डेटा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, और नोड इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका हार्डवेयर के भी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, टास्क फेलियर के अंदर आते हैं। अगर हमारा जो नोड है वो बिल्कुल एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, वो फेल हो चुका है, वो डेड हो चुका है, तो वो हमारा नोड फेलियर के अंदर आएगा। बट अगर आपका जो नोड है वो आप एक्सेस तो कर पा रहे हो, बट नोड अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो हमारा टास्क फेलियर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा जॉब, क्योंकि काम वो इस टास्क के लिए नहीं कर रहा, दूसरे टास्क के लिए अगर वो कर रहा है तो वो टास्क फेलियर होगा, ठीक है। जॉब री एग्जीक्यूशन, कि आपका जो, अब देखो टास्क छोटे छोटे टास्क होते हैं, उससे पूरा मिलकर एक जॉब बनता है, ठीक है। अब आपका जो पूरा का पूरा जॉब है वो फेल हो जाता है, वो ठीक से नहीं काम कर रहा, तो जॉब री एग्जीक्यूशन हमारा एक दूसरा फेलियर होता है। इफ अ जॉब डज नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली, कोई जॉब अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया सक्सेसफुली, तो हडूप क्या करेगा, उसे रीस्टार्ट करेगा, टास्क और एंटायर द जॉब, किसी टास्क को रीस्टार्ट करेगा, या फिर पूरे के पूरे जॉब को ही रीस्टार्ट करेगा, और फिर उसे कंप्लीट करने की कोशिश
कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के फेलियर्स होते हैं हडूप के अंदर। इन तीनों को आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से समझा कर आना है, ठीक है। सो हाउ हडूप एंश्योर फॉल्ट टॉलरेंस। तो सबसे पहले तो एसडीएफएस के अंदर हमारा डेटा रेप्लिकेशन होता है। एक जो डेटा है उसे अलग अलग नोड पे स्टोर करके रखा जाता है, डुप्लीकेट करके। हार्ट बीट मैकेनिज्म भी है, देखो है, मतलब कि अगर डेटा नोड नहीं भेजेगा नेम नोड को हार्ट बीट, तो वो समझ जाएगा कि वो फेल हो चुका है ऑटोमेटिकली। अगर कोई भी आपका टास्क नहीं हो पाता है तो उसे री एग्जीक्यूट करने की पावर है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, ठीक है। तो ये हमारे जो है स्पेक्यूलेटिव एग्जीक्यूशन, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही पाथ है एग्जीक्यूट करने का, आपके पास मल्टीपल पाथ है। अगर वो पाथ काम नहीं आ रहा तो दूसरे पाथ पे भेज सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और प्रोसेसिंग जो है हमारी एक क्वेश्चन आया हमारा पीवाईक्यू में कि हाउ डज हडूप एंश्योर फॉल्ट टॉलरेंस ड्यूरिंग टास्क एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इजीली इनको जो है समझा कर आ सकते हो, टाइप्स ऑफ फेलियर को समझा सकते हो, और आप पहले फॉल्ट टॉलरेंस की डेफिनेशन को समझा कर आ सकते हो, ठीक है। फिर आप इन सबको समझा सकते हो इजीली, ठीक है। आप मतलब यार बीटेक में आ चुके हो, आप इजीली इनको और भी बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इन सबको आपको एक एक करके समझाया भी है, ठीक है, तो आप इजीली इसे समझा पाओगे, ठीक है। तो क्लियरली ये टॉपिक हमारा जो है यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉब शेड्यूलिंग इन मैप रिड्यूस। तो जॉब शेड्यूलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है जॉब शेड्यूलिंग का, ठीक है, पीवाईक्यू में। और जॉब शेड्यूलिंग के हमारे 2 पीवाईक्यूज और आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर फेयर एंड कैपेसिटी शेड्यूलर पूछा गया है, व्हाई शेड्यूलर इज रिक्वायर्ड इन हडूप वो पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पर शेड्यूलिंग समझाता हूँ अच्छे से। तो शेड्यूलिंग होती क्या है हडूप के अंदर। तो जॉब शेड्यूलिंग हडूप का मतलब होता है कि आपके जो भी क्लस्टर के रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जो भी आपके सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, रैम है, ठीक है, इन सबको क्या करना, अलोकेट करना टू मल्टीपल मैप रिड्यूस जॉब्स, ठीक है। अलग अलग जॉब्स को अलग अलग जो हमारे ये जो मतलब हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करना, अलोकेट करना। जैसे कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसके अंदर एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब कि अलग अलग जो आपके पास थ्रेड्स हैं या फिर प्रोसेस हैं, उन्हें क्या करता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें असाइन करता है कि अभी हमारा जो टास्क हो रहा है उसे कितना जो है रिसोर्स की जरूरत है, कितनी मेमोरी की, कितने सीपीयू की जरूरत है, तो वो असाइन करता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि मैप रिड्यूस के अंदर हमारे अलग अलग टास्क होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टास्क को अलग अलग टाइप के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी जरूरत होती है, अलग अलग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी जरूरत होती है। तो वो हमारा कौन कर रहा होता है, असाइन। वो हमारा जॉब शेड्यूलिंग के अंदर जो है असाइन हो रहा होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये कौन कर रहा होता है, यान शेड्यूलर जो है ये पूरा का पूरा हैंडल कर रहा होता है। येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, जो उसका शेड्यूलर होता है मैनेजर का, वो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब वाई शेड्यूलर इज मैनेज, क्योंकि जो जॉब्स हैं वो मल्टीपल जो है साइमल्टेनियसली रन हो रही होती हैं, इस वजह से उन्हें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। और जो सीपीयू हैं और जो मेमोरी है वो हमारी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, वो भी हमारी लिमिटेड है। तो उन्हें इफिशिएंटली जो है यूज कर पाए, इफिशिएंटली एलोकेट कर पाए, इसके लिए हमारा जॉब शेड्यूलर यूज होता है। टू अवॉइड जॉब स्टारवेशन, की कोई भी ऐसी जॉब ना हो, कोई भी ऐसा टास्क ना हो जिसे कि रिसोर्सेज मिले ही ना, ठीक है, वो बस खड़ा ही रह जाए, कुछ ना हो, ठीक है। टू एंश्योर फेयर रिसोर्स यूजेस, अच्छे से जो रिसोर्स हैं वो यूज हो पाए, ठीक है, उसके लिए ही यूज होता है, ठीक है, नीडेड है ये। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, ठीक है। अब हमारे 2 टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं मेन, एक होता है फेयर शेड्यूलर और एक होता है हमारा कैपेसिटी शेड्यूलर। दोनों को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो आपका जो डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्सेज इक्वली अमंग ऑल रनिंग जॉब्स, जितनी भी आपकी जॉब्स हैं उन्हें क्या करेगा, रिसोर्सेज को इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एवरी जॉब गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ क्लस्टर रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि कोई जॉब अगर प्रायोरिटी नहीं है उसकी तो उसे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। मतलब सारी की सारी जॉब्स की इक्वल प्रायोरिटी रहेगी, इसके अंदर प्रायोरिटी वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर सबकी इक्वल प्रायोरिटी रहेगी और सबको जो है रिसोर्सेज मिल रहे होंगे इक्वली, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये दिक्कत आ सकती है कि मतलब जैसे एक ये टास्क है, ये टास्क है, ठीक है, ये टास्क है या फिर ये जॉब है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, तो इनको इक्वली डिवाइड करके इनको जो है असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को मतलब ज्यादा की जरूरत है तो ऐसा नहीं होगा, मतलब सबको इक्वली जो है असाइन किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 जॉब्स हैं, 2 जॉब्स चल रही हैं, तो उन्हें जो है 50-50% जो है रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके 50-50% उनको रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है नो जॉब वेट्स इनडेफिनेटली, मतलब कि आप जो है इन्फिनाइट टाइम के लिए जो है वो वेट नहीं कर रही होती। यहाँ पर कोई भी जॉब स्टारवेशन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से कोई भी कैपेसिटी जो है वो रखी नहीं है। गुड फॉर मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, अगर मल्टीपल यूजर का इन्वायरमेंट है तो हर यूजर को जो है आप इक्वली जो है रिसोर्सेज दे रहे हो तो बढ़िया है, डायनेमिक एलोकेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये होता है हमारा जॉब फेयर शेड्यूलर, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर के अंदर ये क्या है, हमारा फेयर शेड्यूलर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटी शेड्यूलर। कैपेसिटी शेड्यूलर के अंदर क्या होता है कि आप क्लस्टर को पहले से ही मल्टीपल क्यूज के अंदर डिवाइड कर देते हो, ठीक है। मतलब कि आप क्या करते हो यहाँ पर टीम बेस्ड बना देते हो, ठीक है। मतलब कि आपकी एक क्यू है, ठीक है, और आपने बना दिया कि टीम ए है, ठीक है, टीम बी है, ठीक है, और टीम सी है, ठीक है। अगर कोई जॉब टीम ए से आती है, टीम बी से आती है और टीम सी से आती है तो उसी के अंदर जाएगी। तो आपने पहले से क्यू बना दी कि 3 क्यू बना दी, ठीक है। टीम ए को जो है आप 40% दोगे, ठीक है, और टीम बी जो है उसे आप 30% दोगे, और जो टीम सी है उसे आप 30% दोगे, ठीक है। तो आपने ऐसे क्यू जो है अपनी जो रिसोर्सेज है उन्हें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनके लिए, ठीक है। तो अब कोई भी ऐसी जॉब आती है जो कि बिलोंग करती है किसके लिए, टीम ए के लिए, तो वो इसके पास जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कोई भी जॉब आती है जो कि टीम बी को बिलोंग करती है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। टीम सी को अगर कोई बिलोंग करती है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ऐसा हो जाए कि आप सोचो कि अब हमारी जो टीम ए है वो पूरी की पूरी फिल हो चुकी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी फिल हो चुकी है, ठीक है, और जो जॉब बी है वो इतनी फिल हुई है, ठीक है, और जो जॉब सी है वो भी इतनी फिल हुई है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जॉब बी के कोई जॉब नहीं आती, टीम बी की कोई जॉब नहीं आती, जॉब आती है हमारी टीम ए की वापस से, ठीक है। और यहाँ पर जो जगह है वो टीम बी के अंदर अवेलेबल है, टीम सी के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर इनकी जो जगह है वो यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज है आप उनको इजीली यूज कर सकते हो। बट अगर ऐसा होता है कि टीम बी कर भी आ जाता है और टीम ए का भी आ जाता है, टीम सी का भी आ जाता है, बट जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ टीम सी के अवेलेबल हैं, तो वो जो टीम सी है वही यूज करेगा, कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी अगर आपकी क्यूब भर जाती है, ठीक है, ठीक है, और सिर्फ टीम ए की जो है कैपेसिटी बची हुई है, ठीक है, और यहाँ पर पूरी की पूरी क्यू भर गई है, तो टीम ए से भी जॉब आ जाए, टीम बी से भी जॉब आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि टीम ए वाले को तो मिल जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी बची हुई है, ठीक है, बट टीम बी वाला जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पर स्टारवेशन आ सकता है अगर आपकी जो क्यू है वो पूरी की पूरी भर जाए। जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसी तरीके से आपको समझना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा जाओगे डीप ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको ये ऊपर ऊपर से चीजें समझा दी, ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। डिवाइड क्लस्टर इनटू मल्टीपल क्यूज। आप क्या करते हो, क्लस्टर को मल्टीपल क्यूज के अंदर डिवाइड कर देते हो कि हमारा जैसे क्लस्टर है, क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, 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 हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपने एक टीम बना दी, ये ठीक है, ये टीम ए बना दी, ठीक है, ये आपने टीम बी बना दी, ठीक है, ये आपने टीम सी बना दी, ठीक है, और आपने क्यू बना दी कि टीम ए को तो मिलेगा 40% रिसोर्सेज क्योंकि आपने पहले देख लिया इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। फिर आपने टीम बी बना दी, इसको मिलेगा 30% रिसोर्सेज, और टीम सी को मिलेंगे 30% रिसोर्सेज। तो आप पहले जो है ऐसे क्यूब मेंटेन कर देते हो, पहले ही आप पहले ही कैपेसिटी जो है वो डिसाइड कर देते हो। ईच क्यू हैज फिक्स्ड कैपेसिटी। हर क्यू के पास क्या होती है, एक फिक्स कैपेसिटी होती है, ठीक है। और रिसोर्सेज आर अलोकेटेड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड कैपेसिटी। तो पहले से आपने कैपेसिटी डिफाइन कर दी कि इसको 40% मिलेंगे तो 40% ही मिलेंगे, ठीक है, इसको 30% मिलेंगे तो इसको 30% ही मिलेंगे, ठीक है। और सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स के लिए अलग 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 जो है पार्ट बना दिए जाते हैं और उनको अलग अलग जो है रिसोर्सेज की कैपेसिटी असाइन कर दी जाती है। एंश्योर गारंटी रिसोर्सेज, ठीक है, सबके पास जो है रिसोर्सेज उतने पहुंच ही जाते हैं, मतलब कि अगर क्यू ए के पास 60% है तो 60% उसे मिलेंगे ही, ठीक है। क्यू बी के पास अगर 40% तो उसे 40% मिलेंगे ही, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन आए थे, डिफरेंट बिटवीन फेयर एंड कैपेसिटी शेड्यूलर, तो आप समझा कर आ सकते हो। वाई शेड्यूलर इज रिक्वायर्ड इन हडूप सिस्टम, तो आप समझा कर आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था नीड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल भी बनाई हुई है, उससे भी आप समझ सकते हो। इस टेबल को बना के आओगे तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। वैसे ही ये जो यूनिट है बहुत बड़ी हो गई है, बट मैंने टेबल बनाई इस वजह से कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि टेबल बनानी जरूरी होती है। जैसे कि फेयर शेड्यूलर के अंदर जो है इक्वल शेयर सबको मिल रहे होते हैं, बट यहाँ पर फिक्स कैपेसिटी होती है जो कि आप प्री डिफाइंड जो है कैपेसिटी पर आप जो है एलोकेट करते हो। स्टारवेशन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि सबको इक्वली मिल रहा है, बट यहाँ पर स्टारवेशन हो सकता है अगर क्यू आपकी फुल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्यू स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर सिंपल होता है, यहाँ पर हेरारिकल होता है, ठीक है, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहा होता है, ठीक है, अपने यूज केसेस के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। बेस्ट फॉर ये मल्टीपल यूजर सिस्टम के लिए इजी है, अच्छा है, ठीक है, और यहाँ पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है जहाँ पर हेरारकी होती है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट ये मॉडरेट फ्लेक्सिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से प्री डिफाइन जहां पर भी आ जाता है वो हमारा लेस फ्लेक्सिबल हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैप रिड्यूस जॉब्स, ठीक है। तो मैप रिड्यूस की हमारी अलग अलग जॉब्स होती है, मतलब कि हमारा जो मैप रिड्यूस है वो क्या करता है, जॉब्स को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी जॉब्स होती है ना वो अलग अलग तरीके की होती है। आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम में वो छोटी होती है, कोई प्रॉब्लम में बहुत बड़ी होती है, कोई प्रॉब्लम है कि वो एक ही पार्ट से सॉल्व हो सकती है, कोई प्रॉब्लम में वो
दूसरे पार्ट से सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम्स हमारी अलग अलग तरीके की होती हैं। ऐसी हमारी जो जॉब्स हैं, जो टास्क हैं, वो हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई हमारी सिंपल प्रॉब्लम होती है जिसे सिर्फ सिंगल मैपर की जरूरत है, सिंगल रिड्यूसर की जरूरत है, और वो इजीली काम हो जाता है उसका, तो ये होती है हमारी सिंपल मैप रिड्यूस जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक मैपर और एक रिड्यूसर की अगर जरूरत है तो वो होती है हमारी सिंपल मैप रिड्यूस जॉब। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक टास्क जैसे कि वर्ड काउंट के लिए यूज होती है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था उसके अंदर वर्ड काउंट कर रहे थे हम। ठीक है, दूसरा आता है हमारा चेन मैप रिड्यूस। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो हमारा एक इनपुट होता है वो हमारा सॉरी एक हमारा जैसे इनपुट आया। ठीक है, जैसे कि आपकी एक जॉब है। ठीक है, अब यहाँ से जो इनपुट आया और यहाँ से जो आउटपुट निकला, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारा दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो दूसरी जॉब है उसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। यहाँ पर ये इनपुट बन गया, अब ये इसके लिए यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो ये क्या चेन है, मतलब कि एक जॉब ये हो गई, एक जॉब ये हो गई, और ये क्या साथ में आपस में कनेक्टेड है। तो ये होती है हमारी क्या चेन मैप रिड्यूस जॉब। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, एक जॉब दूसरी जॉब पर क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग के अंदर यूज होती है। ठीक है, अब मैप ओनली जॉब क्या होती है, जहां पर सिर्फ आपको मैपर की जरूरत है, कोई भी रिड्यूसर की जरूरत नहीं है। जहां पर अगर आप फिल्टरिंग कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर रहे हो, शॉर्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर सिर्फ मैपर की जरूरत होती है। ठीक है, अब रिड्यूस ओनली जॉब भी होती है। ये मतलब ज्यादा नहीं होती, बस कॉन्सेप्चुअल है कि यहाँ पर क्या होता है, डेटा ऑलरेडी ग्रुप्ड होता है, मतलब ऑलरेडी आपका डेटा ग्रुप हो गया होता है, बस आपको एग्रीगेट करना होता है, कंप्यूटेशन करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको रिड्यूसर की जरूरत होती है। तो ये हमारे 4 टाइप की जो है मैप रिड्यूस जॉब होती है। क्लियर है। अब मैंने आपको एक पहले बताया था कि आपका इनपुट फॉर्मेट एंड आउटपुट फॉर्मेट होता है। ठीक है, मतलब कि आपका डेटा कैसे आ रहा है, डेटा कैसे जा रहा है। ठीक है, कैसे एसडीएफएस के अंदर स्टोर हो रहा है, कैसे एसडीएफएस के अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो देखो इनपुट फॉर्मेट इन मैप रिड्यूस क्या होता है, डिसाइड हाउ इनपुट डेटा स्प्लिट, कि आपका जो इनपुट डेटा है वो कैसे स्प्लिट होगा। आपका जैसे इनपुट डेटा आया, अब आप उसे स्प्लिट कैसे करोगे। ठीक है, आप उसे देखो की वैल्यूज पेयर के अंदर स्प्लिट कर सकते हो। अगर आप की वैल्यूज पेयर के अंदर स्प्लिट कर रहे हो तो वो होती है हमारी की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट। ठीक है, की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट को क्या होता है कि आप की वैल्यू पेयर के अंदर जो आपके लाइंस हैं उन्हें क्या करते हो, की वैल्यूज के अंदर डिवाइड करते हो। टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट के अंदर क्या करते हो, जस्ट उसे रीड करते हो लाइन बाय लाइन, कुछ भी मतलब आप अलग नहीं करते, की वैल्यू में डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट। सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट में क्या आता है कि आपने जैसे की वैल्यूज के अंदर उसे डिवाइड किया ना, उसे आप क्या करते हो, की वैल्यूज को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट भी कर देते हो। ठीक है, जिससे कि बहुत ईजी हो जाए, फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाए। ठीक है, तो सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट में क्या होता है कि जो की वैल्यूज पेयर में आपने यहाँ पे निकाला था उसको आप बाइनरी के अंदर वैल्यूज को कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि आपका की वैल्यू है ए और 1। ठीक है, बी एंड 2। ठीक है, या फिर 1। ठीक है, और ऐसे इनको क्या कर देंगे, ए को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में, ए को 1 को कर देंगे कन्वर्ट बाइनरी में। तो बाइनरी के अंदर जो आपका जो डेटा है वो लिखा रहता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट इन मैप रिड्यूस, जो आपका आउटपुट है वो फाइनली जाकर एसडीएफएस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो अब एसडीएफएस के अंदर आपने जो आउटपुट लिखा है वो किस तरीके से लिखा है। ठीक है, एक तो है कि आप डायरेक्टली जो आपका आउटपुट आया टेक्स्ट एज वेल एज वैसा जैसा का आया है वैसा का वैसा जाकर आप लिख दो, तो ये हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, यही ज्यादा अगर यूज हो रहा होता है। ठीक है, दूसरा होता है सीक्वेंस फाइल आउटपुट फॉर्मेट, कि आप जो अपना आउटपुट है उसे बाइनरी के फॉर्मेट में लिख दो, मतलब जो भी आपका आउटपुट आया है, रिजल्ट आया है, आउटकम, उसे आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके फिर लिख दो। दूसरा आता है मैप फाइल आउटपुट फॉर्मेट, कि आप जो भी आपकी सीक्वेंस फाइल है, ये वाली जो आपकी फाइल है बाइनरी के अंदर, उसे आप सॉर्ट भी कर दो, मतलब असेंडिंग में डिसेंडिंग में उसे आप शॉर्ट करके फिर आप जो है स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये हमारे आउटपुट फॉर्मेट होते हैं, ये हमारे इनपुट फॉर्मेट होते हैं। तो इन्हें आप इस वाला जो ये वाला जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ मैप रिड्यूस जॉब, ये शायद इस बार आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है बट इस बार मुझे लगता है आ सकता है, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब की फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि स्केलेबल होता है, कि ये ग्रोइंग जो भी डेटा होता है हाई वॉल्यूम में उसे इजीली जो है हैंडल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल जो मशीन्स, हॉरिजॉन्टल जो मशीन्स है वो ऐड होती रहती हैं और इजीली जो है उसे हैंडल कर पाती हैं। पैरेललिज्म में क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल टास्क हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे जो है साइमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं, तो पैरेललिज्म इसका एक अच्छा फीचर है। फॉल्ट टॉलरेंस है कि अगर कोई भी आपका नोड जो है फेल हो जाता है, टास्क फेल हो जाता है, तो वो इजीली कंटिन्यू कर पाता है। ठीक है, डेटा लोकेलिटी है, मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रोसेसिंग है वो नियर द डेटा जाती है, ना कि डेटा आपका प्रोसेसिंग के पास जाता है। ठीक है, सिंप्लिसिटी की बात करें तो डेवलपर ओनली राइट मैप रिड्यूस लॉजिक, मैप और रिड्यूसर का लॉजिक लिखता है, और हडूप जो है वो सारी चीजें हैंडल कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर लेगा, शेड्यूलिंग हैंडल कर लेगा, फॉल्ट हैंडलिंग जो है सबको हैंडल कर लेगा कौन, हडूप। बस सिंप्लिसिटी इतनी है कि हडूप डेवलपर को सिर्फ मैपर एंड रिड्यूसर का लॉजिक लिखना है, ये सब जो है हडूप देख लेगा। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो लॉग फाइल एनालिसिस, की आपके पास पहले से जो फाइल्स पड़ी हैं, बहुत सारा डेटा पड़ा है, ठीक है, उनको एनालाइज करने के लिए यूज होता है हमारा जो मैप रिड्यूस है। ठीक है, वेब सर्वर लॉग्स, एरर डिटेक्शन, यूजर बिहेवियर एनालिसिस, इन सब के लिए यूज होता है। ठीक है,
एरर डिटेक्ट वगैरह करने के लिए है। वर्ड काउंट एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कोई भी छोटे-छोटे जो काम है या फिर सर्च इंजन्स के लिए यूज़ होता है वर्ड काउंट के लिए, कीवर्ड एनालाइज़िंग के लिए कि कीवर्ड जो आपने लिखा गूगल पर वो किसको बिलॉन्ग करता है उसके लिए, ठीक है। सोशल मीडिया डेटा एनालिसिस की ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूज़र एंगेजमेंट कैसा है, उन सबको फाइंड आउट करने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए। बिज़नेस एनालिटिक्स की मार्केट में ट्रेंड क्या आने वाला है, आपकी जो सेल्स हैं उसको एनालाइज़ करना, उसके हिसाब से आगे प्रेडिक्शन करना, उसके लिए यूज़ होता है। साइंटिफिक एंड रिसर्च डेटा, ठीक है। साइंटिफिक एंड रिसर्च डेटा, वेदर प्रेडिक्शन एंड एस्ट्रोनॉमी डेटा जो होता है उसे एनालाइज करना, ठीक है। वो सब करना, ठीक है। ये सब हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है मैप रिड्यूस के, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो है उन्हें लिखकर आ सकते हो और इजीली जो है अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, है ना, हमने बहुत ये डिटेल जो है ये लेक्चर जो है कंप्लीट किया है, ठीक है। और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है, इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या 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 करना है, अब आपका काम जो है वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के साथ यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया, बिग डेटा एनालिटिक्स की को, ठीक है। तो आपको अगर कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है सब्जेक्ट की तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है वो बता रहा हूँ। मल्टी एडम्स चैनल को सब्सक्राइब करो, मल्टी एडम प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, मल्टी एडम्स करियर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। जिससे कि आपको ऐसा बढ़िया-बढ़िया कंटेंट जो है मिलता रहे। मल्टी आइटम्स करियर चैनल पे ना मतलब आपको इंटर्नशिप्स, जॉब अपडेट्स, हैकेथॉन अपडेट्स और आपको रोड मैप्स और आपको जो लोग रियल में कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे होंगे, उनको मैं ला रहा हूँ, इंटरव्यूज़ वगैरह कराऊँगा, ठीक है? तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट फॉर्मेट में जो है कंटेंट देखना है अच्छा-अच्छा, ठीक है? तो आप हमें कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हो आप हमें डेट्स वगैरह के लिए। अगर आपको जो है नोट्स चाहिए, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट के जो भी हमारे चैनल पे होते हैं, उन सब के जो नोट्स हैं, जो बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे, हमारी वेबसाइट पे multiitems.com या फिर आप प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ से आप जो नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और सारे के सारे जो लिंक्स हैं, चाहे टेलीग्राम का हो, इंस्टाग्राम का हो, एप्लीकेशन का हो, वेबसाइट हो, सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, तो जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना, ठीक है? और उन सबको कर लेना जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है? तो मैंने आपको इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, इतना अच्छे समझा दिया, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ एंड बाय बाय।